ये टॉपिक है आज का। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करेंगे। 1916 से 21 तक इनका कार्यकाल था, है ना। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था, उनके कार्यकाल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं। ठीक है, और खास करके जो गांधीयन मूवमेंट्स हैं इसी समय से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो समय काल है इनका लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, इसके अंदर गांधी 3 मूवमेंट्स बड़े बड़े जो हम लोग को पढ़ने हैं, वो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले उसके बैकग्राउंड को बनाने के लिए भारत में कुछ और भी आंदोलन हुए जो चेम्सफोर्ड के समय में हुए थे, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन जो था वो ये वाला है, जिसको होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो होम रूल लीग क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था, कौन प्रभावी नेता थे इसके पीछे, और भारत के अंदर इसको लाने के पीछे की क्या कारण है, और ये सक्सेसफुल मूवमेंट था भारत के अंदर या फिर फेल हो गया, इन तमाम चीजों के ऊपर डिस्कशन करना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स कम मेंस टॉपिक है। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स में भी काम आता है, मेंस के अंदर भी काम आता है, तो दोनों जगह पढ़ना इसे जरूरी है। तो होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इस समय में भारत के अंदर एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हो आप, एंटी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी क्रिएट हो रही थी, और वो बहुत तेजी से चल रही थी। और वो एंटी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर डेवलप की जा रही थी। क्यों? क्योंकि भारतीय लोग भारतीय सेना को उठा उठा के कहाँ ले जा रहे थे, विश्व युद्ध के अंदर लेके जा रहे थे। तो जो लोग भी विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे, उनके अंदर 2 तरीके की भावनाएं होती थी। एक भावना होती थी कि वो अगर इस युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग करेंगे तो इन रिवर्स अंग्रेज भी हमको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। एक ये कल्पना थी भारतीयों के अंदर। एक कल्पना वाले ये लोग थे कि हम भारतीयों की मदद नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों की मदद करेंगे। तो अंग्रेजों की मदद करने वाले लोग जो फिर दिल से अंग्रेजों की मदद करना चाहते थे, वो एंटी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी लोगों के अंदर डेवलप हो रही थी। ठीक है, तो ये 2 कारण थे जिसकी वजह से भारत के ये जो नेता है, जिनकी आप लोग पिक्चर्स देख रहे हैं, कौन कौन है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने इस नेशनलिज्म की या राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए ऐसे जो मूवमेंट्स है, उन मूवमेंट्स को भारत के अंदर शुरू करा। ठीक है, इस मूवमेंट के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो एनी बेसेंट का क्या लेना देना, एनी बेसेंट क्यों इस आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, एनी बेसेंट किस वजह से भारतीय लोगों के साथ में इतना ज्यादा कोऑपरेट कर रही है। तो एनी बेसेंट का अगर बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये आयरिश विमेन है, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, एक आयरिश लेडी है, मतलब आयरलैंड की रहने वाली है, और आयरलैंड क्योंकि एक कॉलोनी था ब्रिटेन इंडिया की, और ब्रिटेन का पार्ट भी था, उसके बाद में भी ये वापस आके वहां से अंग्रेजों के अगेंस्ट में क्यों खड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर होम रूल लीग मूवमेंट के अंदर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा है, ऐसा ही तो है ना। तो ये एनी बेसेंट जो है बेसिकली क्यों ब्रिटिश के अगेंस्ट में यहाँ पर हैं, इसके पीछे के क्या कारण। देखिए, एनी बेसेंट एक आयरिश विमेन है, हम लोग इस बात को जानते हैं, आयरलैंड का उनका बैकग्राउंड है, और वो अगर इस मूवमेंट के अंदर अंग्रेजों के अगेंस्ट में आकर खड़ी हुई है, तो इसका कॉन्सेप्ट है एक समाज सुधारक है। ठीक है, समाज सुधारक का मतलब अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके की कोई गलत चीजें हो रही हैं, तो उसके अगेंस्ट में, चाहे वो खुद की सोसाइटी हो, खड़े होते हैं लोग। भारत के अंदर भारतीय भी कई बार भारतीयों के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं अगर ऐसी कोई समस्या आई है। तो एनी बेसेंट अपने ही लोगों के अगेंस्ट में बेसिकली इसलिए खड़ी हुई थी क्योंकि एनी बेसेंट भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम का एक कॉन्सेप्ट लेके आई थी। इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे, जब आप लोग समाज सुधारक आंदोलन पढ़ोगे कुछ, तो उसके अंदर ये बताऊंगा मैं आपको। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब ये था कि आप स्टडी करेंगे ईस्ट के बारे में, बेसिकली ईस्ट की स्टडी के बारे में बोला जाता था, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के थ्रू लोग इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे कि वो लोग हिंदू कल्चर, बुद्धिज्म को और जैनिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाने लगे थे। कहाँ के लोग? ब्रिटेन के लोग, अमेरिका के लोग, उस यूरोपियन रीजन के लोग अपनाने लगे थे। एनी बेसेंट भी उसी में से एक थी। इन्होंने भी भारतीय धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हुई, संस्कृति से इतना प्रभावित हुई, इन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपना पूरा का पूरा आगे का जीवन त्याग दिया। ठीक है, और हिंदू धर्म को अपना भी लिया था, जिसकी वजह से ये भारतीय लोगों की मदद करना चाहती थी, उस संस्कृति से जुड़ी हुई थी। तो ये धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई,
और पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के बाद में ये कांग्रेस का पार्ट बनी कुछ समय के बाद में। जब ये कांग्रेस का पार्ट बनी तो उसी समय में इन्होंने भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जिसको होम रूल लीग आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे चल के जस्ट इसी के एक साल बाद आपने देखा होगा कि एनी बेसेंट को कांग्रेस की अध्यक्षता तक मिल जाती है, ठीक है। 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष भी है कांग्रेस की। तो इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो सिर्फ इस बेसिस पे था क्योंकि उन्होंने भारत की संस्कृति को इतनी अच्छी से अपनाया था और उस संस्कृति को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, शुरू से लेकर अभी तक हम लोग ने जितनी भी बात की है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, चाहे कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर के फॉर्म में बात की हो या फिर स्वदेशी आंदोलन में जेल जाने के बाद की बात की हो हम लोगों ने, या फिर भारत के अब जो ये 1916 के होम रूल लीग आंदोलन के बाद के इनके रवैये की बात की हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं भारत की आज़ादी के अंदर जिनकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो होम रूल लीग इन दो लीडर्स के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में भारत के अंदर शुरू की गई और इसका सीधा कॉन्सेप्ट और टारगेट क्या था, होम रूल, मतलब आपको अपने ही घर में स्वयं रूल स्थापित करना है। बेसिकली स्वराज के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ाने की चर्चाएं होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो होम रूल लीग की जब स्थापना की गई थी तो बाल गंगाधर तिलक उसी समय कुछ समय पहले जेल से वापस आए थे, बताया था मैंने आपको, 1908 से लेकर 14 तक है ना, ये जेल के अंदर है। और जेल से बाहर आने के बाद में इनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई थोड़ी सी, और वो आइडियोलॉजी क्या थी, अब ये चाहते थे कि कांग्रेस के दल के नेताओं के साथ मिलकर काम किया जाए और किसी भी तरीके की एक्सट्रीमिज्म फिलॉसफी से दूर रहा जाए। एक्सट्रीमिज्म मतलब वही गरम दल के जो नेताओं की सोच थी उस सोच से थोड़ा सा दूर रहा जाए। तो इन्होंने उन तमाम लीडर्स को समझाया और एनी बेसेंट भी उसमें कार्य करती हैं इस चीज को लेकर। तो दोनों ने मिलकर कांग्रेस के गरम और नरम दल के नेताओं को एक स्टेज पे ला दिया और जब एक स्टेज पे ये लोग दोनों लेके आए तो इन्होंने बोला कि हम भारत के अंदर आंदोलन करना नहीं रोकेंगे। आंदोलन का मतलब अब वायलेंस वाले आंदोलन नहीं होंगे, पहले हिंसात्मक भी करने को तैयार थे, याद है आप लोग को स्वदेशी आंदोलन के दौरान जब बहिष्कार आंदोलन चल रहा था तो हिंसा भी करने को तैयार थे। लेकिन ये वो समय था जब बाल गंगाधर तिलक ने हिंसा छोड़ के शांत रवैये को अपनाने की लोगों से यहाँ पर आग्रह किया था। तो ये शांत रवैये का एक मूवमेंट होम रूल लीग के फॉर्म में शुरू हुआ और जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो कांग्रेस ने इसको लेकर सबसे पहले मना किया क्योंकि वो लोग तिलक के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। भरोसा क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने आपको एक मौका दिया स्वदेशी आंदोलन चलाने का और आपने उसमें हिंसात्मक रवैया अपनाया जिसकी वजह से आपको भी जेल हुई और कांग्रेस भी संकट में आई और कांग्रेस में बंटवारा भी हो गया। तो कांग्रेस भरोसा नहीं कर पा रही, तो कांग्रेस ने इस मूवमेंट को अपनी हामी नहीं भरी और बोला कि हम होम रूल लीग को भारत में नहीं चलाना चाहते, इस तरीके की कुछ टिप्पणियां आई। लेकिन बाद में एनी बेसेंट क्योंकि साथ में इन्वॉल्व है तो एनी बेसेंट पे तो भरोसा किया जा सकता है ना, क्योंकि वो वायलेंस का सहारा किसी भी तरीके से नहीं लेंगी। तो एनी बेसेंट बीच में जाके कांग्रेस और बाल गंगाधर तिलक के बीच में इस तरीके का एक गठबंधन बनवा देते हैं कि होम रूल लीग भारत के अंदर कांग्रेस के द्वारा ही चलाया जाएगा। तो ये दोनों सेपरेट लीडर अपने हिसाब से इस आंदोलन को शुरू करते हैं। अब ये आंदोलन मैंने इसलिए बैकग्राउंड आपका बनाया क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब बातें आप लोगों ने देखी। अब बेसिकली देखिए इसके अंदर हुआ क्या था। 1916 में जब होम रूल लीग की स्थापना हुई तो 2 होम रूल लीग बनाई गई थी, 2, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई एक होम रूल लीग की स्थापना हो रही है। 2 होम रूल लीग बनाई गई थी जिसके अंदर तिलक ने जो बनाई थी 1916 अप्रैल में ही बना ली थी और इन्होंने जब इसकी स्थापना की थी तो बेलगाम वगैरह के अंदर ये इसको इंडियन होम रूल लीग के नाम से शुरू करते हैं। बेसिकली इनका जो एरिया था तिलक का वो महाराष्ट्र का एरिया था और हाँ महाराष्ट्र का एरिया था और महाराष्ट्र में बेसिकली इन्होंने अपना हेडक्वार्टर पूना को बना के रखा हुआ था, ठीक है। तो ये उस एरिया के अंदर इस होम रूल लीग की स्थापना करते और वहां पर इनकी होम रूल लीग चलती, ठीक है। आगे थोड़े समय बाद सितंबर 1916 के अंदर एनी बेसेंट भी होम रूल लीग की स्थापना कर देते हैं। ये दूसरी होम रूल लीग है। एनी बेसेंट कहां पे शुरू करती है? दक्षिण भारत में, मतलब मद्रास को ये अपना हेडक्वार्टर बनाती है और मद्रास के अंदर शुरू करती है। अब ये अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं, सितंबर में एनी बेसेंट कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या थी? कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस क्यों थी? मैंने बोला कांग्रेस की जो रणनीति थी वो होम रूल लीग को किसी भी तरीके से चलाना नहीं थी, तो वो परमिशन नहीं देते। लेकिन तिलक क्या बोलते हैं, मैं आपकी परमिशन का वेट नहीं करूंगा, मैं अपना होम रूल लीग पहले ही स्थापित करूंगा। तो उन्होंने अप्रैल में शुरू कर दिया। एनी बेसेंट बीच में, एनी बेसेंट ने वादा किया हुआ था क्योंकि कांग्रेस से
कि हम आपके साथ ही चलेंगे। तो एनी बेसेंट को कितना समय लग गया दोनों लोगों को समझाने में? सितंबर तक का टाइम लग गया। तो इतना गैप जो आप लोग देख रहे हो, सितंबर में जाके उन्होंने यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना करी। ठीक है, बेसिक उद्देश्य जो है भारत में स्वशासन को प्राप्त करना होम रूल लीग का उद्देश्य था। स्वशासन का मतलब देखिए, भारतीयों के द्वारा ही रूल किया जाएगा। इंडियन रूल अगर होगा तो सिर्फ इंडियंस के द्वारा ही होगा। ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंग्रेज बार बार इंडिया के रूल की बात जरूर करते हैं कि हम भारतीयों को रूल दे देंगे, भारतीयों को आजादी दे देंगे, लेकिन एक बात कभी नहीं करते हैं, और वो बात ये है कि हम भारत के हाथों में शासन दे देंगे। ठीक है, ये आप 1947 तक होता हुआ देखोगे कि अंग्रेज बार बार भारत को आजादी देने की बात तो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपना शासन खुद चलाओ, स्वराज भी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके स्वराज का मतलब सिंपल क्या होता था कि क्राउन रूल भी रहेगा और आप अपना संविधान भी चलाओगे। तो दोनों तरीके की चीजें भारत के अंदर चलेंगी। तो इस तरीके की चीज को वो ज्यादा भारत के अंदर चाहते थे, लेकिन ये चीज नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लीग आपस में जो समझौता है वो कभी भी आपसी समझौता नहीं करती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग एनी बेसेंट की और होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक की दोनों अलग अलग भारत में चल रही है। चाहते तो ये लोग समझौता करके एक साथ चला सकते थे, लेकिन समझौते से क्या होता, आपसी मतभेद भी हो सकता था। तो उस आपसी मतभेद से बचने के लिए दोनों ने अपनी होम रूल लीग को अलग अलग भारत में चलाया। स्वशासन था और एक समय ऐसा आया कि इसके अंदर टोटल मिलाकर 40,000 मेंबर्स भारत के अंदर जुड़ चुके थे। कितने? 40,000 मेंबर्स। 40,000 मेंबर्स उस समय जुड़ जाना किसी भी एक संस्था के अंदर एक बड़ी बात होती थी, काफी बड़ी। इस समय मुस्लिम लीग में भी इतने लोग नहीं जुड़े हुए थे जितने होम रूल लीग में जुड़ गए। ठीक है, तो एक मुस्लिम लीग बड़ा संस्था है, अगर आप देखो कांग्रेस के टक्कर ले रही है, उसके अंदर भी जितने मेंबर नहीं है उससे ज्यादा मेंबर किसमें आ चुके हैं? होम रूल लीग। तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छी तरीके से चल रहा है। इसमें ये भी चीज देख लीजिए, तिलक की लीग महाराष्ट्र में, बॉम्बे को छोड़कर, इस बात को ध्यान रखिएगा, बॉम्बे इसका पार्ट नहीं था। बहुत बार ऑप्शन में दिया गया है कि बॉम्बे में भी होम रूल लीग चल रही थी, तिलक के द्वारा स्थापित की गई, लेकिन बॉम्बे इसका पार्ट नहीं है। इनकी होम रूल लीग यहाँ पर कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों में काम करती थी। बेसेंट की लीग जो थी बाकी हिस्सों में, अब बाकी हिस्सों में बेसिकली आप साउथ का रीजन तो देख ही रहे, और साउथ के बाद में ये उत्तर भारत के अंदर भी आई थी, जिसमें बॉम्बे भी पार्ट था। तो अगर पूछा जाए एनी बेसेंट की होम रूल लीग बॉम्बे में थी क्या? हाँ, लेकिन तिलक की होम रूल लीग बॉम्बे में नहीं थी। तो आप देख लो, एक मिक्स ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में ये लोग चला रहे। तिलक की लीग का मुख्यालय दिल्ली था। ठीक है, और इसके अंदर टोटल 6 शाखाएं थी, मतलब 6 ब्रांचेस थी तिलक की लीग के अंदर, और 6 ब्रांचेस देश के अलग अलग हिस्सों में कार्य किया करती थी। बेसेंट की लीग की 200 शाखाएं थी। कितनी? 200। इन्होंने लिमिटेड नहीं, 200 शाखाएं बनाया। इन्होंने लिमिटेड शाखाएं बनाई 6, उसके बाद में भी 6 शाखाएं होते हुए भी तिलक की ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है या मजबूत मानी जाती है लीग, क्योंकि तिलक के साथ में, तिलक एक भारतीय लीडर है और उनके साथ जनता का समर्थन अच्छा था, तो इस वजह से लोग ज्यादा जुड़ रहे थे तिलक के साथ में। तो तिलक की एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन थी और एक कमजोर संगठन एनी बेसेंट का माना जाता है, क्योंकि एनी बेसेंट को इस समय में जेल भी हो गया था। हाँ, 1917 के अंदर इस समय इनको जेल भी हो गया था। हाँ, तो लगभग 4-5 महीना ये जेल में भी इस समय रहती हैं, और जेल में रहने की वजह से भी इनकी जो लीग है वो एक कमजोर लीग बन जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ज्यादा इसके अंदर लोग नहीं मिल पाते। ठीक, तो बेसिकली उद्देश्य तो स्वशासन प्राप्त करना ही करना है, और साथ में कुछ उद्देश्य भी है इसके। वो उद्देश्य क्या है? पहली चीज तो शिक्षा को भी बढ़ावा देना था। ठीक है, ये चाहते थे कि शिक्षा को भी, भारतीयों को इससे जोड़कर शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। इस लीग के उद्देश्य पूछे जा सकते हैं आपको लिखने के लिए, तो मेंस का ये पार्ट है, क्योंकि मेंस में तो आपको अच्छा और लंबा तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना पड़ता है, तो उसके अंदर से भी एक रीजन से काम तो चलेगा नहीं, सिर्फ स्वशासन ही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग और भी रीजन जान लेते हैं, जैसे राजनीतिक शिक्षा। भारत के अंदर ये लोग चाहते थे भारत के लोग या भारत के छात्र जो है राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट ले और राजनीतिक शिक्षा को ज्यादा ग्रहण करे। राजनीतिक शिक्षा का मतलब वही हो गया कि आगे चल के भारत के जो युवा है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेके पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत की आजादी में यही सारे लोग आगे चल के सहयोग करने वाले हैं।
है ना। अब कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ पर्सन, कोई सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ पर्सन, ये लोग इतने प्रभावी नहीं होंगे जितना कोई पॉलिटिक्स पढ़ा हुआ पर्सन प्रभावी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से चाहते थे राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। भारतीयों में सरकार के दमन के विरुद्ध बोलने का विश्वास पैदा किया इसने। सरकार जो भी नीतियां अपना रही थी, किसी भी तरीके के कोई भी एक्शंस ले रही थी, तो होम रूल लीग के सहारे भारतीय उसका विरोध करने के लिए आगे खड़े हो जाते थे आगे, ठीक है। तो लोगों में ये हिम्मत आई, लोग इस बात को कर पाए और उनकी जो नीतियां थी उसके दमन का भी विरोध लोगों ने लगातार किया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की इसने। बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व मतलब स्वशासन, और बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मतलब यही है जो मैंने अभी बताया, इंडियन रूल की बात की गई, ठीक है। और अंग्रेज इसके लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इस बात को जानते थे, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर का टाइम है, वर्ल्ड वॉर का टाइम था। अंग्रेज मजबूर हैं, एकदम मजबूर हैं, उन्हें तो भारतीय सेना चाहिए और भारतीयों को मनाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए इस समय तैयार होंगे। और भारतीयों को स्वशासन इस समय मिलना सबसे ज्यादा उम्मीद माना जा रहा था कि इस समय भारतीयों को स्वशासन मिल जाएगा। तो एनी बेसेंट ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने इस चीज को यहाँ पर मौके के तौर पर मनाया और उन्होंने सोचा कि ये डिमांड करने का सही समय है, क्योंकि अंग्रेज इस समय हम पे टॉर्चर नहीं कर सकते, और अगर टॉर्चर करेंगे तो हमारी जनता और भड़क जाएगी और इन्हें वर्ल्ड वॉर में और लॉस होगा, है ना। तो ये सब चीजें ये लोग कर रहे थे। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की इस समय में कि हम ही को पूरे के पूरे मतलब कांग्रेस के संगठन को भारत का प्रतिनिधित्व मिल जाना चाहिए, ठीक है। एक टारगेट तो ये था। कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए भारत में राजनीतिक गतिविधि को पुनर्जीवित करना, राजनीतिक गतिविधि को पुनर्जीवित करना, यहाँ पे आप बाल गंगाधर तिलक के स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, ठीक है। जिन सिद्धांतों को ब्रेक किया था बाल गंगाधर तिलक ने उस समय में और एक गर्म दल की स्थापना कर दी थी, तो ये अब नहीं चाहते थे। अब ये चाहते थे कि मैं सिद्धांत को कांग्रेस के बनाए रखते हुए और एक प्रतिनिधित्व यहाँ पर तैयार करूं, मतलब जिसके अंदर किसी भी तरीके का हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाया जाएगा। ये कांग्रेस का सिद्धांत था शुरू से। ऐसा नहीं है कि गांधी जी आए तब आने के बाद में अहिंसा शुरू की कांग्रेस ने, उससे पहले कांग्रेस एक हिंसात्मक ऑर्गेनाइजेशन था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस शुरू से ही उदारवादी दल के जितने भी नेता थे वो अहिंसा का ही समर्थन किया करते थे और हिंसात्मक रवैयों को कभी भी नहीं अपनाना चाहते थे, ठीक है। गांधी ने इसमें आके और एक मजबूत नींव डाली, आप इस चीज को कह सकते हैं, ठीक। गर्म दल जो था, जैसे बाल गंगाधर तिलक जब जेल हो जाती है इन तीनों को, तीनों को जेल नहीं होती है, एक अपने उसमें चले जाते हैं और एक जेल हो जाती है, तो गरम दल तो खत्म ही हो गया। नहीं, गरम दल पूरी तरीके से गतिविधियां उसकी खत्म नहीं हुई थी। गरम दल के ये टॉप लीडर्स थे जिनकी बात की थी मैंने, 4। लेकिन छोटे छोटे जो नेता होंगे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए, उन नेताओं के तो नाम नहीं लिए ना हम लोग ने। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का गरम दल समाप्त हो गया था, नहीं, समाप्त नहीं हुआ था। कांग्रेस का गरम दल अभी भी भारत के अंदर अपनी गतिविधियां कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो छुप के करते थे, सामने नहीं आते थे और एक दल के फॉर्म में बैठकें नहीं हो पाती थी, तो इसलिए वो विलुप्त टाइप का हो गया था। लेकिन बाद में फिर प्रभावी हुआ जब बाल गंगाधर तिलक वापस आते हैं, ठीक है। और इसी समय लाला लाजपत राय भी वापस आ जाते हैं, अरविंदो घोष का भी है यहाँ पे, ठीक। गतिविधियां मिक्स हो जाते हैं ना, हाँ मिक्स हो जाते हैं। 16 के अंदर आके सब मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई आंदोलन चलाया जाएगा तो आंदोलन के लिए सभाएं कराई जाती है, ठीक है। सभाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को समझाया जाता है, लोगों को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने जो कार्य किया था वो देश के भीतर हलचल पैदा करनी थी, अंग्रेजों की मजबूरी का फायदा उठाना था इस समय, क्योंकि अंग्रेज कमजोर हैं इस समय और हम इनका फायदा आरामी से उठा सकते थे। एनी बेसेंट को यहीं पे गिरफ्तार किया गया था क्योंकि ये बहुत तेजी से मूवमेंट पूरे भारत में फैल रहा था, जिसका प्रमुख कारण एनी बेसेंट भी थी। तो एनी बेसेंट को यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। अब क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट करने का कोई भी कारण बनता नहीं था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो भी मूवमेंट या फिर आंदोलन भारत में चला रहे थे वो आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन तो थे ही थे, लेकिन साथ ही साथ में वो बहुत समझदारी से आंदोलन को लेकर चले थे कि वो व्यक्ति जो 8 में अरेस्ट हुआ है और उसको पता है किस वजह से मैं अरेस्ट हुआ था, वो गलतियां नहीं दोहराएगा, ठीक है। लेकिन एनी बेसेंट यहाँ पे इमोशंस में आगे वो गलतियां करते जाती हैं, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया जाता है। वो गलतियां अंग्रेजों के लिए गलतियां थी, लेकिन भारतीयों के लिए वो आंदोलन का एक पार्ट नहीं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बेसेंट को 4-5 महीने जून से लेकर सितंबर तक रखा जाता है, लेकिन तब तक
होम रूल लीग आंदोलन जो था, नेता किसी भी एक लीडर के अंडर में ना होने की वजह से क्या हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है, मतलब उसका प्रभाव इतना ज्यादा भारत के अंदर नहीं देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट कमजोर पड़ जाता है और 1917 के एंड तक इसका अंत हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। जैसा मैंने बोला, कुल मिलाकर 40,000 सदस्य ये जोड़ने में सफल हो गया था। ठीक है, और 40,000 सदस्य का मतलब पूरे भारत के अंदर ये 40,000 मेंबर्स जाकर अगर एक ही बात कर रहे हैं तो उसकी भारत की जनता के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लाखों लोग इस चीज से इंस्पायर हुए और वो इस बात को अच्छे से समझ गए थे अब कि भारत के अंदर स्वशासन ही एक चीज है जो भारत के लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनको आजादी दिलाने में कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से वो लोग इस बात को समझ गए थे कि अब हमको स्वशासन ही चाहिए। भले से ये लीग आगे चल के फेल हो गया हो या सक्सेसफुल इतनी ना रही हो, लेकिन उसके बावजूद इसने लोगों के अंदर वो स्पार्क तो डाल ही दिया कि एटलीस्ट हमको आज़ादी चाहिए, स्वशासन चाहिए और अंग्रेजों का किसी भी तरीके का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं चाहिए। इस लीग से कई बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे जुड़े हैं, जिन नेताओं के नाम है। पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, क्या मोहम्मद अली जिन्ना होम रूल लीग का पार्ट थे या नहीं थे? ठीक है, तो इसमें लिखा है साफ साफ थे इसका पार्ट, इसलिए आप बता देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे जोसेफ, ठीक है, हाँ, और जीएस खारपड़े हैं और सुब्रमण्यम अय्यर हैं, ये प्रमुख नेता हैं। ये नेताओं के नाम आप लोग याद कर लीजिए। ये होम रूल लीग के पार्ट है, किसके अलावा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि सबको पता है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की लीग है, लेकिन ये नहीं पता है उसके इंपॉर्टेंट बड़े बड़े लीडर्स कौन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये 4 लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद कर लीजिए। इनकी सहायता की वजह से होम रूल लीग भारत के अंदर और पॉपुलर हुई। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आप लोग देख रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि मोहम्मद अली जिन्ना 1930s के पहले भारत के अंदर जितने आंदोलन चलेंगे तो वो राष्ट्रवादी आंदोलनों के अंदर पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे और भारत के अंदर उन्हें जाना भी जाता था राष्ट्रवादी नेता के तौर पे। 30 के बाद का सीन अलग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नरमपंथी उग्रवादी ये लोग कौन है? कांग्रेस के लोग हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एक नरम दल के नेता, एक उग्र दल के नेता, ये भी, और मुस्लिम लीग, ये सब लोग एक आंदोलन के साथ में जुड़ गए जिसको होम रूल लीग कहा जाता था। ठीक है, तो कांग्रेस भी जुड़ गई, मुस्लिम लीग भी जुड़ गई, नरम दल गरम दल के नेता भी जुड़ गए। अब ये लोग लगभग 1 साल तक भारत की इस जमीन के ऊपर कार्य कर रहे हैं सब मिलके, तो इसका प्रभाव तो पड़ना स्वाभाविक है ना। तो इसका प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा, और ऐसा प्रभाव पड़ा कि आगे चलकर बहुत बड़े बड़े बदलाव अभी आप लोग देखेंगे। वो बदलाव क्या हुए? एक्ट के फॉर्म में, कानून के फॉर्म में भारत के अंदर आना शुरू होते हैं, बात करेंगे उसकी भी हम लोग। ठीक है, बेसिकली ये भारत के अंदर राजनीतिक चेतना फैलाने में सक्षम हुआ। ठीक है, लोगों के अंदर पूरी तरीके से पॉलिटिकल डिजायर्स भी डेवलप हुई, लोग ज्यादा से ज्यादा राजनीति में पार्टिसिपेट भी करने लगे। और आगे आप जो मॉडर्न लीडर्स देखेंगे भारत के अंदर जो भी हुए, वो मॉडर्न लीडर्स कहीं ना कहीं होम रूल लीग की वजह से राजनीतिक शिक्षा में जाकर इंटरेस्ट लिए थे और राजनीतिक शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया था, और तब जाकर वो लोग राजनीति में सक्रिय हुए थे। जैसे एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट वो है सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ऐसी लीग्स वगैरह को बहुत क्लोज से देख रखा था उन्हें, इसका पार्ट भले से नहीं है, लेकिन इससे सीख कर उन्होंने भारत के अंदर आगे चलकर राजनीतिक शिक्षा भी ली और आगे चलकर उन्होंने भारत के जितनी भी राष्ट्रवादी आंदोलन है उसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया। और वन ऑफ द रीजन भारत को अगर आजादी मिली तो उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस का नाम बहुत ऊपर आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी वजह से ये सब चीजें हुई। और एक रिजल्ट ये भी मिला कि 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी, ठीक है, जिसको अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं हम इसको, और एक अगस्त प्रस्ताव है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अगस्त घोषणा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगस्त घोषणा 1917 के अंदर आई, जिसने भारत के अंदर राजनीतिक तौर पर किस तरीके से आगे शासन चलेगा इसके बारे में कुछ चीजें बताई। ठीक है, तो हम लोग लीग की इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसको बोले ये विफलता थी इसके पीछे या विफल हो गया ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने भारत के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस किए, तो एक सफल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में माना जाता है। फिर भी अगर हम लोग बोले कि ऑर्गेनाइजेशन क्या भारत में स्वशासन ला पाया? नहीं ला पाया ना,
क्या भारत के अंदर राजनीतिक गतिविधियों की वजह से भारत की आजादी के अंदर आगे 10 सालों के अंदर हमको आजादी मिल गई? ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन उत्तरदायी सरकार को लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होम रूल एकदम था, लेकिन हम लोग फिर भी जिस एम और टारगेट के साथ चले थे वो तो फुलफिल नहीं हुआ ना। उसके थ्रू कुछ इम्पैक्ट पड़े जिसको हम मानते हैं कि हाँ राजनीतिक बदलाव हुए भारत के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने जिस मेन टारगेट से शुरू किया था कि हमको स्वशासन चाहिए, होम रूल चाहिए, वो तो नहीं हुआ ना फुलफिल। तो जब वो फुलफिल नहीं हुआ तो आप उसको क्या बोलोगे? विफल हो गया, फेल हो गया। ये वैसा ही हो गया कि आप IAS की तैयारी करने के लिए आए और आपका PCS निकल गया, ठीक है, या फिर RO निकल गया, या फिर आप मान लो SSC का कोई एग्जाम निकल गया, लेकिन IAS तो नहीं निकला ना। तो आप IAS में तो फेल ही हो गए, तो वो तो विफलता ही कहलाएगी ना आपकी। लेकिन दूसरे एग्जाम्स में आप पास हो गए उसकी वजह से, है ना, वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं साथ में। चलिए, तो इस आंदोलन की विफलता के कारण थे कई सारे, और वो कारण ये थे कि ये आंदोलन सीमित आंदोलन था। सीमित आंदोलन की बात करें, कुछ ही क्षेत्रों पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक पहुंच पाए, और 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स पे पूरा आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। ठीक है, अब 2 लीडर्स पूरे देश में आंदोलन को कहां तक चला पाएंगे? तो इस वजह से ये आंदोलन सीमित भी था, और इसके अंदर जुड़ने वाले जो लोग थे ज्यादातर वो शिक्षित लोग, कॉलेज के छात्र ही थे। ठीक है, और किसान वर्ग इससे जुड़ा नहीं था, मजदूर वर्ग इससे जुड़ा नहीं था, और भारत के अंदर 70% से ज्यादा आबादी किसकी है? वो इन्हीं लोगों की थी। अब जो 70% से ज्यादा आबादी जब इससे अलग ही रह गई तो ये आंदोलन सफल कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए गांधी ने जितने भी आंदोलन चलाए भारत के अंदर, वो बहुत ही ज्ञानी लोगों के लिए नहीं चलाए कि बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं आंदोलन चला रहा हूँ। वो आंदोलन चलाते थे वो छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर, बहुत छोटे मुद्दे होते थे, और उस मुद्दे को इतना बड़ा बना देते थे कि वो लगता था कि पूरे देश का आंदोलन बन गया, क्योंकि उससे पूरे देश की जनता जुड़ जाती थी। राई का पहाड़, ठीक है, हाँ, राई का पहाड़ बनाना उन्हें आता था, सबको आता नहीं है ना, ये बात। तो लोगों को बेसिकली जो दक्षिण भारत के मुस्लिम थे, एंग्लो इंडियन और गैर ब्राह्मण थे, वहां से इनको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। एक स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के मुस्लिमों ने, एंग्लो इंडियन ने और गैर ब्राह्मणों ने इसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर होम रूल लीग सक्सेसफुल हो गई भारत में तो फिर ब्राह्मण राज आ जाएगा। ब्राह्मण राज का मतलब बेसिकली उच्च दल के जो बेसिकली लीडर्स हैं, जिसमें बाल गंगाधर तिलक की बार बार बात हो रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, आगे चल के इस संगठन को पूरी तरीके से, ऐसे आंदोलन को भारतीय राजनीति के फॉर्म में यूज कर उच्च दल के लोग उसके अंदर हमेशा रहा करेंगे, और निचले दलों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से दक्षिण भारत के कई सारे लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से भी यह आंदोलन विफल हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद में कई नरमपंथी जो दल के लोग थे, जो हम लोग कांग्रेस की बात भी करते हैं, वो लोग पीछे हट गए कुछ समय के बाद में। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास में एक प्रस्ताव आ गया, तो बोल दिया गया था कि हम लोग आपको क्या दे रहे हैं, मॉन्टेगो घोषणा दे रहे हैं, मतलब अगस्त प्रस्ताव दे रहे हैं, जो आपके पॉलिटिकल चेंजेस भारत के अंदर ले आएगा। तो नरम दल के नेता समझे कि हमने जो डिमांड की थी वो तो पूरी होने लगी है, तो अब हम क्यों चलाए, तो वो लोग इससे पूरी तरीके से हट गए। इस वजह से ये आंदोलन विफल हो गया। ठीक है, एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक की तरह उतना दृढ़ निश्चय के साथ में कार्य नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? एक तो सांस्कृतिक वैल्यू और बैकग्राउंड भारत का समझना बहुत आसान नहीं था, भारत की जनता को समझना बहुत आसान नहीं था। वो भारत का ही कोई निवासी समझ सकता था, जिसको बाल गंगाधर तिलक और गांधी जैसे लोग समझ पाए। ठीक है, कोई बाहरी व्यक्ति इसको समझे, कब तक समझे और कैसे समझे, उसके लिए समय चाहिए होता है। एनी बेसेंट का ये पहला आंदोलन था भारत के अंदर, और ये आंदोलन में एक बहुत पावरफुल लीडर के फॉर्म में ये सामने नहीं आ पाई, इस वजह से आंदोलन विफल माना जाता है। ठीक है, 2 लीडर में से एक थोड़ा कमजोर पड़ गया, तो आप कह सकते हो इसको। ठीक है, तिलक ने भी एक गलती कर दी। तिलक ने एक गलती ये कर दी, सितंबर 1918 के अंदर एक पर्सन थे वैलेंटाइन शिरोल। ठीक है, और वैलेंटाइन शिरोल ने इनके ऊपर एक आरोप लगा दिया था, और वो आरोप था कि भारतीय अशांति का जनक इनको बोल दिया था। ठीक है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने बोला? क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन डे वो शिरोल ने, तुम्हारा तो मनाएंगे। भारतीय अशांति का जनक, इसमें जब बाल गंगाधर तिलक को बोला गया, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने अशांति का जनक कब बोला। ठीक है,
कब बोला ये भी पूछा गया है। अब ये आप देख सकते हो सितंबर 1918 में मैंने लिख रखा है इस वजह से यहाँ पे, इसी समय बोला जब होम रूल लीग की बात चल रही थी, इस समय में बोला जब भारत के अंदर होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की और भारत में एक आंदोलन खड़ा करा, उस समय में वैलेंटाइन शिरोडे ने क्या बोला था, अशांति का जनक बोला था। अशांति का जनक बेसिकली इनको इनके बैकग्राउंड के बेसिस पे बोला गया था, जैसा कि इन्होंने भारत में स्वदेशी आंदोलन वगैरह चलाया, तो कई सारे आंदोलन के बेसिस पे इनको बोला गया। तिलक यहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो गए। इमोशनल होने का मतलब बेसिकली वो इस बात को ज्यादा दिल पे ले गए। अब किसी व्यक्ति ने बोला तो बोला रहे, गांधी को भी तो कुत्तों ने नंगा फकीर अकीर बोलते रहे, लेकिन गांधी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस चीज का। तिलक के ऊपर प्रभाव पड़ गया और तिलक भागते हुए लंदन पहुंच गए और बोले मैं केस करूंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है, और उनके ऊपर मानहानि का केस करने के लिए वहां पहुंच गए और मानहानि का केस हार भी गए वहां पे। यहाँ पे भी लीडरलेस हो गया मूवमेंट, तिलक है नहीं, एनी बेसेंट अप्रभावी है पूरी तरीके से, तो क्या हुआ, होम रूल लीग इस वजह से भी विफल हो गया। वन ऑफ द रीजन ये भी है। तो कभी कभी ज्यादा इमोशनल होकर भी कोई डिसीजन नहीं लिए जाते, सोच समझ के काफी चीजें करनी पड़ती है और इतिहास तो यही चीज सिखाता है। अगर आप इतिहास के अंदर थोड़ा भी अगर अपने मन या दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर गए, ठीक है। और ऐसे ही आंदोलन विफल होते हैं। आंदोलन के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर मारे गए अपने इमोशंस के तौर पे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। इसका देखिए एक रिजल्ट बेसिकली जो आया वो ये था, इस आंदोलन से पॉजिटिव चीज ये हुई थी कि युद्ध भी चल रहा था इस समय, होम रूल लीग आंदोलन भी चल रहा था, लोगों के बीच में इतनी तो बात समझ आ गई थी कि हमको एक लीडर चाहिए भारत के अंदर आजादी के लिए और पूरे आंदोलन को चलाने के लिए। तो आगे चलकर गांधी इसी के बाद में एक अच्छे लीडर के फॉर्म में सामने आते हैं लोगों में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे आंदोलन चला दिए भारत के अंदर जिसने भारत की पूरी आप कहोगे हिस्ट्री ही बदल दी। और अभी बताऊंगा गांधी की सोच बताऊंगा, आप लोग खुद हैरान होंगे कि गांधी ने किस सोच के आधार पर पूरे आंदोलनों को, इतने छोटे आंदोलन को इतना बड़ा और प्रभावी कैसे बना दिया, ठीक है, करेंगे उसके बाद। फिलहाल ये अगस्त घोषणा देख लो। इस अगस्त घोषणा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी आपसे, तो ध्यान रखिएगा कि अगस्त घोषणा में इन्होंने क्या घोषणा की थी। बेसिकली ये तीन चीजें हैं जिसकी ये बात कर रहे थे अगस्त घोषणा के अंदर। पहली चीज तो ये थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये लोग राजनीतिक नेताओं का समर्थन चाहते थे। अगस्त घोषणा में इन्होंने ये बोला था कि आप हमें राजनीतिक रूप से या आर्मी के फॉर्म में अपना समर्थन दे दीजिए, और ये समर्थन चाहते थे युद्ध के दौरान क्योंकि विश्व युद्ध में इनके पास आर्मी कम थी, ठीक है, तो उस वजह से। दूसरा ये था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो एकता हो गई थी, बेसिकली जो यूनिटी मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो 1916 में हो चुकी थी, उसने इनको कमजोर कर दिया। और भारत के अंदर दोनों संस्थाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग इन्होंने बनाई क्यों थी, डिवाइड एंड रूल, ये तो चाहते थे ना मुस्लिम और हिंदू कभी एक ना हो, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे समय में एक होगा जब वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो ये मजबूर है इस समय काफी ज्यादा। तो ये लोग क्या चाहते थे, इस एकता की वजह से भी इन्होंने यहाँ भारत के अंदर होम रूल लीग को खत्म करने के लिए अगस्त घोषणा को किया। होम रूल लीग की सफलता, होम रूल लीग कितना भी आप विफल कहो, उसका मेन कारण भले से ना मिला हो, लेकिन एक सफल ऑर्गेनाइजेशन तो था। उसने भारत की जनता को प्रभावित तो किया, लोग रोडों पे तो उतर के आगे अंग्रेजों के खिलाफ बात तो कर ही रहे थे ना। तो होम रूल लीग ने इन लोगों को मजबूर किया था, जिसकी वजह से ये घोषणा लाए। और अगस्त प्रस्ताव के अंदर इन्होंने बोला हम 1918 और 19 में भारत के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आएंगे, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट के फॉर्म में जाना जाएगा, जो कौन सा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हम लोग उसको आगे चल के जानेंगे, ठीक है। तो ये अगस्त घोषणा थी, इसके तीन कारण बेसिकली यही थे, ठीक है। चंपारण देखिए, इसका बैकग्राउंड समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और चंपारण सत्याग्रह के अंदर हुआ क्या था और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन इतना प्रभावित ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में गांधी ने बना दिया, ठीक है। चंपारण का देखिए बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी, यहीं से गांधी की भी वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी, गांधी की एंट्री पॉलिटिक्स में समझ आ जाएगी। गांधी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए खास करके, और जैसा मैंने पहले भी बताया गांधी फेवरेट हैं यूपीएससी वालों के। और किसी के भी दिमाग में अगर गांधी को लेकर जरा भी नेगेटिविटी है तो वो आज की क्लास के बाद से निकाल देना,
एकदम जीरो कर देना, क्योंकि आप जब इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे होगे ना, आपके अंदर जो है वो बाहर निकालना जानते हैं, बहुत अच्छी से जानते हैं, तो बहुत अच्छे से वो बाहर निकाल लेंगे कि आप लोग गांधी को लेकर नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और जो लोग नेगेटिव है उनके पास आधार भी नहीं है कि वो नेगेटिव क्यों है, ठीक है, क्योंकि गांधी के जो भारत के अंदर बेसिकली जो भी आंदोलन थे, जो भी चीजें थी, उसको वो लोग जस्टिफाई नहीं करते हैं किसी बेसिस पे, लेकिन उसके कारण सही नहीं दे पाते कि हम गांधी को सपोर्ट क्यों नहीं करते, ठीक है, क्योंकि गांधी किसी और को सपोर्ट नहीं करते थे इसलिए हम गांधी को सपोर्ट नहीं करते। तो ये कारण बड़े कह सकते हो कि मजाकिया कारण है, ठीक है। तो गांधी के समर्थन को बेसिकली भारत के अंदर अगर आपको गांधी के समर्थन से थोड़ा सा भी हटे तो आप फिर गलत सर्विसेज के अंदर आ रहे हो, ठीक है। आपको फिर इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए सिविल सेवा की, फिर आप किसी और संगठन को ज्वाइन कर उसकी तैयारी करो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। गांधी के बारे में पॉजिटिविटी इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरे आंदोलन के दौरान भी आप एज अ व्यक्तित्व उनको पढ़ोगे। और दूसरी चीज, यूपीएससी हर साल उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेंस में पूछता है, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, और उसके बाद में प्रीलिम्स में गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते, बच ही नहीं सकते आप उनसे। बात हो गई इंटरव्यू की और आपने बोल दिया कि आपका इतिहास में इंटरेस्ट है, या फिर आपका इतिहास ऑप्शनल है, या फिर आपको अगर व्यक्तित्व के फॉर्म में पूरी भारत की आजादी में कोई व्यक्ति पसंद है, और आपने अगर वल्लभ भाई पटेल का भी नाम लिया तो वो बोलेंगे फिर गांधी क्यों नहीं पसंद है, तो वो गांधी को लेके ही आएंगे, आप बच ही नहीं सकते गांधी से, ठीक है। तो आपको गांधी का एज अ टॉपिक पूरी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। गांधी एज अ टॉपिक 1 घंटे का पूरा टॉपिक है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि गांधी की पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी जर्नी, और गांधी महात्मा गांधी कैसे बने उसकी भी एक जर्नी। 1 घंटे का अलग से कभी क्लास लेंगे, उसके अंदर पूरा बताऊंगा। फिलहाल चंपारण सत्याग्रह पे आते हैं। चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है, ठीक है, बिहार के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है। और चंपारण सत्याग्रह, ये सत्याग्रह के फॉर्म में जाना जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन फिर पूछा गया था, सत्याग्रह के नाम से याद आ गया, भारत के आंदोलनों में से सबसे पहले सत्याग्रह शब्द कहाँ यूज हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन था ये, ठीक है। चंपारण में यूज नहीं हुआ था ऑफिशियली, हम लोग इसको चंपारण सत्याग्रह बोलते जरूर हैं क्योंकि सत्य के लिए आग्रह की बात होती है चंपारण सत्याग्रह के अंदर, तो बोलते हैं। लेकिन पहली बार यूज हुआ था रॉलेट सत्याग्रह के अंदर। कहां पे? रॉलेट के अंदर। अभी आगे चल के रॉलेट सत्याग्रह भी चलेगा, जब रॉलेट एक्ट आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया इसलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूं यहाँ पे। अब चंपारण सत्याग्रह बेसिकली ये लोग कौन दिख रहे हैं आपको? फार्मर्स दिख रहे हैं सारे के सारे, और फार्मर्स आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फसल को उखाड़ते हुए नजर आ रहा है। बेसिकली ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कुछ फसल यहाँ पे, और वो फसल कौन सी है? नील, ठीक है। नील की खेती या इंडिगो फार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं, इंडिगो की खेती यहाँ पे कुछ किसानों से कराई जाती थी। किसान करते नहीं थे, कराई जाती थी। समस्या ये थी। तो हुआ क्या था, चंपारण का सत्याग्रह बेसिकली शुरू क्यों हुआ, इसकी एक पूरी की पूरी आपको समरी बता देता हूं मैं। चंपारण सत्याग्रह, फिर से मैं तुम लोग को अलग अलग कर दूंगा, बातें हो रही हैं और मेरा ध्यान जा रहा है, ध्यान रखो इस बात को। चंपारण सत्याग्रह क्या था बेसिकली? चंपारण सत्याग्रह के अंदर 1917 के अंदर एक चीज हुई थी, और वो कॉमन चीज क्या थी? यहाँ पर वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1914 से लेकर 18। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंग्लैंड का जो औपनिवेश था, उस औपनिवेश के अंदर प्रॉब्लम ये हुई थी कि वहां पर जो हम लोग देखते हैं ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर तमाम इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, और वो इंडस्ट्रीज जो थी वो कलरफुल कपड़े बेचने के लिए जानी जाती थी, बनाने के लिए जानी जाती थी। लेकिन कलर किससे करोगे? नील से करोगे, इंडिगो से करोगे। तो कलर करने के लिए कौन किस चीज का यूज होता था? इंडिगो का यूज होता था। वहां तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इंडस्ट्रीज हो गई बंद, शटडाउन हो गया यूरोप के अंदर। अब जब यूरोप में एक शटडाउन हुआ वर्ल्ड वॉर की वजह से, जैसे आज के समय में भी अगर आप किसी देश में युद्ध देखोगे, लड़ाई देखोगे, तो वहां पे क्या होता है? इंडस्ट्रीज शटडाउन हो जाती है, इकोनॉमी बंद हो जाती है उसकी, यही तो होता है। तो वैसा पहले भी हुआ। तो जब उनकी इकोनॉमी शटडाउन होगी, बेसिकली इंडिगो के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, और जब इंडिगो पे प्रभाव पड़ा तो ये चीज भारत के अंदर तो नहीं हो रही है, कोई वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन भारत में नहीं है। और ये भी पता है कि भारत में किसान बहुत है,
भारत में खेती के लिए जमीन बहुत है, तो जिन किसानों के पास में जो भी जमीन थी उन किसानों से ये बोला गया, खास करके चंपारण के अंदर इंडिगो की फार्मिंग सबसे अच्छी होती थी। मुजफ्फरनगर का एक डिस्ट्रिक्ट है, चंपारण का एक डिस्ट्रिक्ट है, इन जगहों पर बहुत अच्छी फार्मिंग होती थी किसी इंडिगो की, क्योंकि इंडिगो भी अब गुजरात के अंदर नहीं हो पाएगी या मद्रास के अंदर नहीं हो पाएगी, उसको भी एक लैंड चाहिए ना। ज्योग्राफिकल चीजें आपने पढ़ी हैं, आपको पता है मृदा के हिसाब से होता है। तो इंडिगो के अंदर अगर आप लोग देखें तो चंपारण एक बहुत अच्छी जगह थी, वहां पे इंडिगो की फार्मिंग हो सकती थी। इन्होंने हर एक इंडिविजुअल फार्मर के ऊपर ये चीज अप्लाई कर दी कि आपकी अगर 6 बीघा भी जमीन है, उस 6 बीघा जमीन में, 5 बीघा जमीन में, 6 बीघा जमीन में आपको 3/20 भाग के ऊपर कंपलसरी फॉर्म में नील की खेती करनी पड़ेगी। हर एक चंपारण के किसान के ऊपर ये चीज कंपलसरी कर दी गई कि चंपारण के अंदर जितने किसान हैं आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट में जितना कार्य करना है, चाहे आप उसके अंदर चावल, गेहूं, धान जो करना आप करिए, हमें नहीं मतलब है, लेकिन 3/20 भाग के अंदर आप नील की खेती करेंगे। ठीक है, अब 3/20 भाग का मतलब बेसिकली आप 1/3 के अप्रॉक्स जा सकते हो अगर आप कैलकुलेशन करो मैथमेटिकल्स की। अब 1/3 पार्ट के अंदर आपको नील की खेती करनी है, वो 1/3 पार्ट अगर नील की खेती करने के लिए शुरू में किसान राजी हो गए। ये कार्य शुरू हो गया था लगभग 1914 से, और 14 से लेकर 1916 तक भारत के किसान इसको कर रहे हैं। 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। जब 16 के अंदर उन्होंने अपनी जमीन पे जब खेती करना शुरू करी, मतलब जो 3/20 भाग से अलग का जो इलाका था जिसमें वो अपना धान उगाया करते थे, जब धान उगा रहे हैं तो पूरी फसल खराब हो जा रही है। ठीक है, गेहूं उगा रहे हैं, पूरी फसल खराब हो जा रही है, हो ही नहीं पा रही है, तो पता क्या चला, बंजर हो गई है जमीन। ठीक है, और जमीन बंजर क्यों हुई है? वो हुई है नील की खेती की वजह से, क्योंकि उस पे 2-3 साल से रेगुलर नील की खेती हो रही थी। अब इससे किसान परेशान थे। जिनकी खराब नहीं हुई थी, जिनकी खराब हुई थी वो सब नाराज और वो लगातार अंग्रेजों से अपील कर रहे हैं कि हम तिनकठिया सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, तिनकठिया सिस्टम, हम तिनकठिया सिस्टम को नहीं अपनी जमीन के ऊपर लागू होने देंगे, इससे हमारी जमीनें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन किसान जो थे वो अपनी बात को अंग्रेजों तक पहुंचाने में सफल जरूर हुए, लेकिन कोई लीडर ना होने की वजह से इस बात को नहीं सुना जा रहा था, लगातार इसको इग्नोर किया जा रहा था। ठीक है, तो कारण समझ आ गया कि कारण क्या था चंपारण के किसानों के पीछे। वो चाहते क्या था, बेसिकली वो चाहते थे कि ये तिनकठिया सिस्टम खत्म हो जाए, ये जो नील की खेती हमसे कराई जा रही है जबरदस्ती खत्म हो जाए, हम अपनी इच्छा से चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या किसानों को इसका प्रॉफिट नहीं मिलता था नील की खेती का? किसान क्यों विरोध कर रहे थे? किसान सिर्फ और सिर्फ उनकी जमीन बंजर हो रही है इसलिए विरोध कर रहे थे, उनको प्रॉफिट मिलता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉफिट नहीं मिलता था, प्रॉफिट उनको भी मिलता था, लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में आगे जमीन ही नहीं बचेगी, तो ऐसी जमीन का फिर हम क्या करेंगे जो बंजर हो चुकी होगी। ठीक है, तो ऐसी जमीन को बचाने के लिए किसान आंदोलन करते हैं। आंदोलन के फॉर्म में एक किसान थे, और वो हायर लेवल के आप कह सकते हो कि किसानी संगठन के नेता भी थे, जिनका क्या नाम था, जो गांधी जी के पास पहुंचे थे, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जिनका नाम था। और राजकुमार शुक्ल पहुंचते हैं महात्मा गांधी के पास में, और ये तमाम समस्याएं उनके सामने रखते कि ये प्रॉब्लम इस समय चंपारण के अंदर हो रही। अब महात्मा गांधी तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल रूप में किससे दूर हैं, राजनीति से दूर हैं। अब उनको लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले बोल के गए थे 1 साल दूर रहना, अब 2 साल हो चुके हैं अप्रॉक्स, है ना। तो गांधी जी ने भी ये मुहिम अपने हाथों में ली, लेकिन गांधी जी डायरेक्ट नहीं पहुंचे चंपारण। गांधी जी ने क्या करा, अपने कुछ प्रतिनिधित्व लोगों को भेजा और बोले कि आप लोग चेक करके आइए पहले एक्चुअल में ये समस्या है चंपारण में, या फिर किसान ज्यादा इमोशनल हो गए, इस चीज को देख के आइए सर। उन्होंने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, उन रिप्रेजेंटेटिव्स में एक राजेंद्र प्रसाद, आगे चल के जिनका नाम आप बहुत सुनेंगे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, वकील थे, ठीक है, हाई रेपुटेड वकील थे। और जब ये पहुंचे वहां पे तो इन्होंने इस समस्या को आगे गांधी जी को बताया कि हाँ ये एक्चुअल समस्या है वहां के किसानों की। तो गांधी जी ने देखो, अब इसके ऊपर एक तो 2 तरीके थे। गांधी जी आते बाल गंगाधर तिलक की तरह एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते और कहते हैं कि आंदोलन चलेगा अब अंग्रेजों के विरुद्ध। लेकिन गांधी जी अंग्रेजों को बहुत अच्छे से समझ चुके थे और उनको पता था कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का मतलब क्या है कि भारत के अंदर अशांति पहले तो डेवलप होगी, उसके बाद हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी और फेल भी हो जाएगा मूवमेंट आगे चलकर। वो क्या करा, उन्होंने अपने दल के कुछ नेताओं के साथ में मुजफ्फरनगर पहुंच गए और मुजफ्फरनगर पहुंचने के बाद में उन्होंने एक लेटर लिखा प्रशासन को, चंपारण के प्रशासन को, और उस प्रशासन को लिखने के बाद बोला कि हम अपने कुछ लोगों के साथ में चंपारण आना चाहते हैं
और चंपारण आने के बाद में किसानों की कुछ समस्याएं हैं नील की खेती से रिलेटेड, उसको हम समझना चाहते हैं। गांधी ने ये लेटर लिख के भेजा, वहाँ के मजिस्ट्रेट ने इसको खारिज कर दिया और खारिज करके बोला कि हम इस चीज़ का सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि इससे अशांति फैलेगी चंपारण के अंदर और आंदोलन चलेगा। गांधी जी ने इस बात की पूरी तरीके से लोगों को, अंग्रेजों को भरोसा दिलाया कि किसी भी तरीके का हम कोई आंदोलन चलाने नहीं आ रहे, हम सिर्फ समस्या सुनेंगे और समस्या सुन के वापस चले। गांधी जी ने ये बात भी लिख दी थी कि लेटर आपका पब्लिश भी हो जाएगा, जो लेटर मैंने आपको भेजा है, ये लेटर जब जनता के बीच में आएगा तब आंदोलन जरूर चल जाएगा। कि गांधी को चंपारण आने से रोक दिया। ठीक है, समझ लो गांधी की साइकोलॉजी। ये इनडायरेक्ट धमकी थी अंग्रेजों को कि अगर आपने हमको रोका चंपारण आने से तब आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जिस आंदोलन के लिए आप डर रहो, लेकिन अगर मैं चंपारण पहुंच गया तो कोई आंदोलन नहीं खड़ा होगा। गांधी डायरेक्ट भी तो चंपारण जा सकते थे, अपना देश है, कहीं हमको कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा। लेकिन प्रशासनिक तौर पर एक लेटर लिख कर उनके अंग्रेजों के सामने डाल देना, इस बात से मैं पॉलिटिकली और राजनीतिक रूप से मजबूत हो गया। ठीक है, कि अंग्रेज कल को मेरे ऊपर कोई कार्रवाई भी अगर करेंगे तो मैं तो पहले बोल दूंगा, मैं तो लेटर लिख के आया था आपके पास, मैंने तो पहले बोला था कि मैं चंपारण के अंदर एंट्री करूंगा। गांधी जी ये बात कह के चंपारण के अंदर एंट्री कर जाते हैं, उनको चंपारण में रोका जाता है। ठीक है, रास्ते में रोका जाता है, रास्ते में रोका जाता है तो जनता खड़ी हुई है सैलाब की तरह पीछे पूरा, कि गांधी भारत के जो एक बहुत बड़े नेता हैं, अफ्रीका के अंदर इतने बड़े आंदोलन चला के आए हैं, वो चंपारण आ रहे हैं किसानों के लिए, ये बात पता है। और एक पूरा सैलाब पीछे खड़ा हुआ है। गांधी के अरेस्ट वारंट आ जाते हैं, बोला जाता है गांधी को अरेस्ट कर लो। जनता पूरी इतनी बौखलाई खड़ी, अरेस्ट करके तो दिखाओ, ठीक है, वहीं पीटेगी पकड़ पकड़ के। ठीक, तो एक तो ये डर था इन लोगों को, पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज थी ये कि गांधी के अगेंस्ट में कोई आप एक्शन लेके तब कार्रवाई कर सकते हो जब गांधी ने कुछ क्राइम किया। कोई क्राइम तो दिख नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं है विदाउट परमिशन चंपारण के अंदर घुस गया, लेटर भी लिख के भेज चुके हैं पहले से पहले। तो जब देखा कि गांधी के खिलाफ कोई केस ही नहीं बन रहा है तो वहां से सीधा का सीधा एक आदेश आया, गांधी को अरेस्ट ना किया जाए, गांधी को एंटर करने दो चंपारण के अंदर। गांधी का एंटर करना ही था चंपारण के अंदर। किसानों की उन्होंने समस्या सुनी और किसानों से इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ। उन्होंने फिर एक लेटर लिखा प्रशासन को, फिर एक आंदोलन ही खड़ा किया। क्या बोला? एक लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर लिखा कि 3 कठिया सिस्टम जो भारत के अंदर किसी भी तरीके की जो कानूनी व्यवस्था है उसका उल्लंघन करता है। उन्होंने सेक्शन लिख लिख के एक एक चीज लिखी, बोले इस सेक्शन के अंतर्गत ये इसका उल्लंघन है, इस सेक्शन के अंतर्गत इसका उल्लंघन है। उसको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं पता मुझे। फिलहाल उन्होंने इस लेटर के अंदर उन सेक्शंस को वहां पे लिख कर दिखाया और बोला कि ये उल्लंघन है भारत के अंदर, किसानों का टॉर्चर है। तो इस लेटर को भेजा गया आगे बढ़ा के, तो उसको भी इग्नोर किया अंग्रेजों ने। लेकिन जनता इतनी साथ में है और गांधी के जो पूरी तरीके से पहले आंदोलन के फॉर्म में अगर आप देखो कि जो पॉपुलरिटी है वो बहुत तेजी से पूरे चंपारण में फैल चुकी है। बिहार के अलग अलग रीजन के लोग चंपारण में आकर रुकने लगे आके, है ना। तो जब ये आंदोलन के फॉर्म में कन्वर्ट होने की एक कहीं ना कहीं शुरुआत थी, उसी समय गांधी जी को बुलाया गया कोर्ट के अंदर और कोर्ट के अंदर गांधी जी को बुला के बोला गया, रोका गया। बोले आपको डर नहीं लगता, हम आपको अरेस्ट करके जेल के पीछे डाल देंगे। तो गांधी बोले मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैंने किसी भी तरीके का आपके कानून का उल्लंघन नहीं किया। आपने जो कानून बताया मैं उस आधार पर चंपारण में एंटर किया, आपने जो कानून बताया उसके हिसाब से मैंने अपील करी। अगर मेरे कानून बताए गए किसी भी चीज के अंदर कुछ गलती या त्रुटि पाई जाती है तो आप मुझे बिल्कुल जेल में भेज दीजिए, मैं तैयार हूँ। जज भी चुप हो गया, उस क्या बोलेगा उसके बाद में, क्योंकि कुछ था ही नहीं ऐसा। तो उसने क्या बोला वहां पे, ठीक है हम एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाएंगे, ठीक है, इसका नाम ऐसे ही चंपारण एग्रेरियन कमेटी करके। तो जज ने बोला हम चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाएंगे, उसके अंदर पहले देखा जाएगा, क्योंकि गांधी ने अपील की थी अपने उस लेटर के अंदर, आप सिर्फ एक समिति बना दो, उस समिति के अंदर हम खुद चेक कर लेंगे कि भारत के अंदर जो चंपारण का रीजन है यहाँ किसानों का शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब कानूनी तौर पे चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हो इस चीज को। कोई आंदोलन ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के खिलाफ जाने की बात हो रही है। तो कानूनी तौर पर उन्होंने क्या करा, एक कमेटी बनवा ली। कमेटी में पाया गया कि हाँ नील की खेती जबरदस्ती करवाना गलत है, ठीक है। तो गांधी ने बोला यही तो हो रहा है, जबरदस्ती तो खेती करवाई जा रही है 3/20 भाग के ऊपर। मैं इसीलिए आया हूँ, पूरी जनता यही चाहती है कि आप इस 3/20 भाग के ऊपर जो खेती नील की कराई जा रही है इसको रोक दें किसी भी तरीके से,
ठीक है। अब ये नील की खेती जब गांधी ने ये अपील करी और पूरी की पूरी तरीके से एक आंदोलन भी नहीं खड़ा हुआ, देखो सब शांत हैं, पूरा चंपारण शांत है, लेकिन गांधी जो है कानूनी कार्रवाई करते थे। गांधी ने एक आश्रम बना लिया था चंपारण के अंदर और उस आश्रम में बैठा करते थे, सारी जनता के वहीं बैठ जाया करती थी और डिस्कशन हुआ करता था, सिर्फ इतना होता था, इसके अलावा कोई आंदोलन नहीं होता था। अब वहाँ के भी जो मजिस्ट्रेट या प्रशासन के लोग थे उन्होंने इस बात को माना और चंपारण एग्रेरियन कमेटी में जो कानून थे उस कानून के तौर पर इस बात को निर्धारित किया गया कि 3/20 भाग के ऊपर जो खेती होती है वो खेती होना इलीगल है और इस इलीगल खेती को तुरंत समाप्त किया जाए। ठीक है, मतलब सांप भी नहीं मरा और लाठी भी नहीं टूटी, वो वाला काम हो गया बेसिकली। तो अंग्रेजों का जो पहला जो यहाँ पर क्रूर अधिनियम जो उन्होंने भारतीयों पे जबरदस्ती लागू किया हुआ था, उस 3/20 भाग के ऊपर खेती करना गांधी ने कानूनी तौर पर रुकवा दिया। और गांधी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, जैसे ही 3/20 भाग पे ये रुकेगा वैसे ही किसानों का शोषण धीरे धीरे रुकता चला जाएगा, क्योंकि अंग्रेज अब भारतीयों के ऊपर ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं करेंगे, ना कोई इलीगल तौर पर कार्य कराएंगे, क्योंकि अब हमने कानूनी तौर पर उनसे पूछना शुरू कर दिया है कि आप बताइए ये आपके हिसाब से सही है या गलत है ना। तो जब ये हुआ तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, आंदोलन था, जिसमें 3/20 भाग को तो समाप्त किया ही गया और इसका एक रिजल्ट ये आया कि एक डिकेड के अंदर, मतलब 10 साल के अंदर, बेसिकली 10 सालों के अंदर बेसिकली पूरा का पूरा नील की खेती का जो भी चंपारण के अंदर चला करता था वो सब समाप्त हो गया। 10 साल के अंदर अंग्रेज या जो जमींदार भारतीयों का शोषण करते थे वो चंपारण छोड़कर चले गए। अब चंपारण प्रॉपर किसका हो चुका था? भारतीयों का हो चुका था और चंपारण के लोगों का हो चुका था। वो जैसा चाहते थे वहां पर वैसी खेती किया करते थे। गांधी के आंदोलन के रिजल्ट इम्पैक्टफुल तुरंत हो या ना हो, लेकिन उसका आने वाले समय में बहुत प्रभाव पड़ता जरूर था, जिसका एक प्रभाव यह है कि उन्होंने तुरंत तो 3/20 भाग को समाप्त कराया ही कराया, ये तुरंत वाला रिजल्ट है, इमीडिएट रिजल्ट आया। लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या आया कि अगले 10 साल में पूरा चंपारण ही खाली कर दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि यहां पर उनको अब कोई प्रॉफिट नहीं दिखा करता था जब 3 घटिया सिस्टम समाप्त हो गए। तो ये है गांधी का आंदोलन, ये है गांधी की चालाकी कह सकते हो अगर आप, ठीक है। ये है गांधी के द्वारा खड़े किए गए एक ऐसे आंदोलन को जो एक बहुत छोटी सी बात थी उसको उन्होंने पूरे देश के अंदर इतनी तेजी से फैलाया और चंपारण का रिजल्ट के अंदर मात्र 5 से 6 महीने में चंपारण का रिजल्ट आ गया। और चंपारण के अंदर जो किसान थे वो अपनी पूरी की पूरी जो शोषण उनका हो रहा था उससे बचा लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये गांधी के रिजल्ट थे, इंपैक्टफुल था। पहला आंदोलन गांधी का भारत के अंदर खड़ा किया गया और पहला आंदोलन क्या कहलाया जाएगा? सफल आंदोलन कहलाया जाएगा। चंपारण एक सफल आंदोलन था और ये सफलता भारतीयों को यहाँ पर मिली थी। इससे पहले हमने जितने आंदोलन पढ़े अभी तक कोई भी सफल आंदोलन नहीं मिले हमें, चाहे हम होम रूल लीग की बात कर लें, चाहे स्वदेशी आंदोलन की बात कर लें, या ऐसे कोई भी आंदोलन 1857 का विद्रोह भी आप देख लो अगर, तो कोई भी आंदोलन सफल आंदोलन नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाके खड़े हो जाते थे। और जब आप अगेंस्ट में जाके खड़े होते हो किसी भी चीज के और बिना किसी लॉजिक्स के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, या जो भी अंग्रेज चाहते थे उसके अगेंस्ट में अगर आप सीधा जाके खड़े हो जाते हो तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता था? इससे इम्पैक्ट पड़ता था कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको दबा के कुचल के फेंक दिया जाए, उसके अलावा दिमाग में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो यही करते थे और आंदोलन को ऐसे दबा देते थे, तो आंदोलन विफल हो जाते थे। गांधी ने उन्हीं लोगों को खींच लिया, बोले तुम ही लोग आओ, हम लोग नहीं करेंगे डिसीजन, हम तुम्हारे खिलाफ खड़े ही नहीं, तुम ही लोग लाओ, अपने कानून लाओ और हमें दिखाओ लाके कि इस कानून के तहत ये सही है या गलत है। तो गांधी ने उन्हीं को खींच लिया, वो खुद ही कल्प्रिट बन गए उस चीज के। तो जब खुद ही बन गए तो उन्हें वापस लेना पड़ा इन सारी चीजों को। तो ये था गांधी के द्वारा शुरू किए गए ऐसे आंदोलन भारत के अंदर, जिसने भारत के अंदर कई ऐतिहासिक चेंजेस किए। अब लीडर्स लिख लीजिए, चंपारण से रिलेटेड कौन कौन लीडर्स यहाँ पर हैं। राजेंद्र प्रसाद, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, आगे उसमें भी रहे हैं, खेड़ा। ये फिलहाल इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं चंपारण से जुड़े हुए कौन कौन लोग, ठीक है। राजकुमार शुक्ला का नाम याद रखिएगा क्योंकि यही थे जो गांधी को चंपारण तक लेकर पहुंचे, ठीक है।
ये जो मैं आपको बता रहा था ना उसमें, चंपारण वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा था, चंपारण में सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में पहली बार सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यही पूछा गया था क्वेश्चन कि सत्याग्रह पहली बार कब यूज किया गया। लिखिए ना। सर पहले जो उपाधियां दी सर एक मिनट सर, पहले जो उपाधियां दी जाती थी तो सर उनका क्या मान्यता है? क्योंकि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को जब ये चंपारण मूवमेंट जो होता है वो बहुत सफल हो जाता है तो उनसे महात्मा की उपाधि दी। तो सर रविन्द्रनाथ टैगोर कौन होते हैं उन्हें मतलब उपाधि देने का? क्योंकि सर उस समय हमारे पास एक कोई स्थायी सरकार नहीं जो हमें उस पर, जैसे कि आज हम कहते हैं कि हमें पद्म विभूषण दिया जाता है, तो पद्म विभूषित नाम लेके हम बात करते हैं। बारडोली सत्याग्रह पढ़ा होगा तुमने, बारडोली पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सुना होगा, उनके नाम के आगे सरदार की उपाधि भी सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की दी। मैं वही चीज पूछ रहा हूँ कि इन चीजों का मतलब हाँ, मैं अभी लोगों द्वारा कह जाने से कि वो पूरे उसमें, देखो क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को जब कुछ सम्मान देना चाहते हो और जब कोई व्यक्ति, कोई सम्मानित व्यक्ति उसको वो सम्मान दे दे तो वो ऑथेंटिक हो जाता है। जैसा कि अगर हम लोग बात करें, आपने पूछा कि महात्मा टाइटल जो दिया गया है इनको, अब वो रविंद्रनाथ टैगोर जब महात्मा बोल रहे हैं तो उनके बात में वजन है, क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, वो कोई इधर के चिंटू मिंटू नहीं है इसके द्वारा बोल दिया गया कि महात्मा। रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी दी और भारतीयों को कनेक्ट किया भारतीय राजनीति से। तो हर एक व्यक्ति उनका सम्मान करता था, इंक्लूडिंग ब्रिटिशर्स। तो जब वो व्यक्ति कुछ बोलता है तो उस व्यक्ति की बात में एक वजन होता है और उस वजन को एक्सेप्ट करा। रविन्द्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति हैं जिनको सर का टाइटल अंग्रेजों के द्वारा दिया जा रहा है। अब वो व्यक्ति अगर बोल रहा है कि ऐसा कुछ है तो लोग उसको कॉमन फॉर्म में लेकर महात्मा बोलेंगे, लेकिन कहीं किसी में ऑफिशियल रूप से लिख दिया गया कि गांधी जी की 10th की क्लास की डिग्री में लिख दिया गया हो कि तुम महात्मा गांधी हो, ऐसा नहीं हो, ठीक है। ये पब्लिक लोगों में सिर्फ और सिर्फ पॉपुलराइज करने के लिए ऐसी चीजों को किया जाता है। अब सरदार बात में थोड़ा सा समस्या था कि जैसे कि कुछ मतलब अंग्रेजों उपाधियां देते थे, वो ऑफिशियल होती थी। सुब्रमण्यम अय्यर को जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, तो उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी, यानी पेशेंट जब जेल चली जाती है तो उन्होंने अपनी त्याग दी, तो वो नाइटहुड की उपाधि तो अंग्रेजों ने दी थी, इसलिए उन्होंने अपना उसका वो कर दिया था। लेकिन ये तो इंडियन के द्वारा इंडियन को ही दी गई थी। तो क्या हो गया, तभी तो उन्होंने कभी महात्मा को नहीं त्यागा, नहीं त्यागा ना, कभी तो नहीं बोला उन्होंने कि मुझे महात्मा से हटा दो, मैं महात्मा नहीं हूँ, या मैं महात्मा के टाइटल को वापस करता हूँ। किसको वापस करो, ये तो जनता की आवाज है, जनता ने मुझको महात्मा बोल दिया तो मैं महात्मा, ठीक है। अब मोदी जी को जगत गुरु बोला जाता है, बोला जाता है ना, आज क्यों रहे बोला जाता है, बोला जाता नहीं बोला जाता। अब जगत गुरु अगर बोला जा रहा है हमको, तो जनता की आवाज है, जनता बोल रही है उनको, जनता के लीडर के फॉर्म में एक नाम टाइटल दे दिया गया, तो मोदी जी थोड़ी कह रहे हैं मुझे जगत गुरु, ऐसे ये तो कह दिया गया तो पॉपुलराइज हो गया, लोग बोलने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी के द्वारा ऑथेंटिसिटी दी गई थी, वहां की महिलाओं ने उनको सरदार बोला जरूर, लेकिन बाद में गांधी जी ने इस बात को कंफर्म किया था कि आप सरदार, तब जाके उस बात का वजन हुआ। तो जब कोई वजन वाला व्यक्ति इस बात को बोलता है वो पॉपुलर। चलो ये नोट हो गया। एक नाम और जेबी कृपलानी भी इसमें ऐड कर लीजिए, आचार्य जेबी कृपलानी। हाँ, जिसने नोट नहीं किया उसके गांधी जी ने जिन्हें भेजा देखने के लिए उनका नाम क्या होता है? राजेंद्र प्रसाद। साथ ही में है ना सब। यहाँ कुछ रह गया हो तो नोट कर लो, अगर कोई नाम रह गया। बस एक ही नाम ऐड करना है, जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी।
अहमदाबाद में है। लेकिन पहले इससे पहले अगर क्रोनोलॉजी मैच करने को आए तो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर अगर मैच करने को आए गांधीयन आंदोलन के, तो पहले चंपारण आता है, फिर अहमदाबाद आता है, फिर खेड़ा आता है, खेड़ा लास्ट, ठीक है। तो पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। खेड़ा मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ किसानों से ही है अगेन फिर, क्योंकि किसानों का आंदोलन पहला वाला भी है, किसानों का आंदोलन ये दूसरा वाला भी है। तीसरा मजदूरी संगठन से रिलेटेड है, इसलिए उसका थोड़ा समझना अलग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे खेड़ा की बात कर लेते हैं। सेकंड जो आंदोलन है इनका खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 11 मार्च 1918 से शुरू हो गया था, लेकिन ऑफिशियल इसको जो डेट दी गई है वो 22 मार्च 1918 दी गई है, ठीक है। तो 22 मार्च 1918 अप्रोक्स ये शुरू हो गया था। अगर मैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करूं तो वो 6 और 7 मार्च की डेट आती है वहां पे, वो भी 1918 में ही है। तो बहुत क्लोज हैं दोनों के दोनों आंदोलन एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि खेड़ा भी गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है, इसलिए दोनों आंदोलन पैरेलल चल सकते हैं, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो जब खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पे शुरू हुआ तो ऑफिशियली आधिकारिक रूप से कब शुरू हुआ? 22 मार्च 1918 को माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत 11 मार्च से ही हो चुकी थी भारत के अंदर। अब ये खेड़ा जो एक जगह है अगेन गुजरात के अंदर, वहां पर ये जो आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन के पीछे शुरुआत होने का कारण क्या था? इसको बोला भी जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला भारत के अंदर इसी के फॉर्म में चलाया गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आप कब पढ़ोगे 1930 के अंदर, जो हम लोग पढ़ते हैं ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बोला गया अगर भारत में पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था तो वो ये था। अब ये क्यों था? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर सविनय अवज्ञा की जा रही है। सविनय अवज्ञा का मतलब ये हो गया सार्वजनिक तौर पर हम अंग्रेजों के सारे डिसीजन मानने से मना करते हैं, ठीक है। और पहली बार ये मनाही कब हुई थी? यहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह अगेन फिर किसानों से रिलेटेड है। इसके अंदर हुआ क्या था? अकाल पड़ा था उस समय गुजरात के अंदर कुछ जगहों पर, और उन जगहों में से खेड़ा भी एक जगह आती थी। अकाल का मतलब फैमिन ऐसी पड़ी थी कि किसानों के पास में फसल को उगाने के लिए ना तो अच्छी रिसोर्सेज थी, और जो उगती थी उसको बारिश या फिर अकाल की वजह से या फिर जो वहां पे सूखा पड़ा था उसकी वजह से बर्बाद हो जाती थी, ठीक है। तो वो बर्बाद जो फसलें हो रही थी उन फसल के ऊपर भी अंग्रेज भारतीयों से उतनी ही कीमत लेते थे जितनी जब फसल अच्छी होती थी उस पर कीमत ली जाती थी, ठीक है। अगर अंग्रेजों ने बोला कि हम आपसे 33% टैक्स लेंगे आपकी फसल के ऊपर, तो ये 33% टैक्स तो तब माना जाएगा ना जब आपकी फसल अच्छी हो रही है या फसल हो रही है, तब आप 33% ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब फसल अगर जीरो भी हो रही है उसके बाद में भी आपको 33% टैक्स यहाँ पे देना पड़ता था। अब ये पूरी तरीके से गलत था, लेकिन ऐसे तो चीजें बहुत पहले भी हो चुकी है। हम लोग जमींदारी के अंदर भी देख चुके हैं, रैयतवाड़ी मालवाड़ी सब में हम लोग ने कहीं ना कहीं देखा, लेकिन तब कोई गांधी नहीं था, ठीक है। अब तो गांधी है तो अब तो बात की जा सकती है ना। तो चंपारण का एक सफल आंदोलन भी देख चुके हैं। तो कुछ लोग गए और उन्होंने आग्रह किया महात्मा गांधी जी से, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय गुजरात में ही थे और ज्यादातर समय महात्मा गांधी ने अपने जीवन का गुजरात में ही निकाला है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी उस समय गुजरात में ही थे, और गुजरात के अंदर जब उनके पास में ये वाली बात आती है तो फिर गांधी जी क्या करेंगे? अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को भेजेंगे कि जाओ चेक करो जाके खेड़ा के अंदर ये सच में प्रॉब्लम है या नहीं। अब गांधी जी क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते थे, करंट अफेयर्स पढ़ा करते थे, तुम लोग की तरह नहीं, गांधी जी को भी पता था कि बात सत्य है कि इस समय अकाल जैसी समस्याएं चल रही हैं। तो गांधी जी इस मूवमेंट में इंटरेस्ट ले लेते हैं और कहते हैं चंपारण के अंदर जो हमने बातें की थी उस तरीके से ही हम इस आंदोलन को भारत के अंदर यहाँ पे भी शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ के किसानों ने यहाँ पर डिमांड की थी, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हमसे जो गलत तरीके से जो टैक्स लिया जा रहा है 33% या जो भी लिया जा रहा है उसको छोड़ा जाए, क्योंकि हमारी फसलें इस समय खराब है। प्रॉब्लम दूसरी ये भी हुई थी कि अगर 33% टैक्स किसान नहीं दे पाते थे तो क्या किया जाता था? इनकी जमीनों को छीन लिया जाता था और वो कब्जा करके अंग्रेज अपने पास रख लेते थे, या फिर इनके मकान प्रॉपर्टीज वगैरह को छीन लिया जाता था, उसको अंग्रेज अपने पास रख लेते थे अगर वो इतना टैक्स नहीं पे कर पाते थे। ये पूरी तरीके से गलत था। जब महात्मा गांधी को अगेन इन सब चीजों के बारे में पता चला तो महात्मा गांधी खेड़ा पहुंचे और खेड़ा में उन्होंने पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी ने जाते ही साफ तौर पे बोल दिया कि आप लोग में से कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके यहाँ फसल का 10% हिस्सा भी हो रहा हो, साफ मना कर दो कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने आग्रह क्या किया? किसानों से जाके साफ मना कर दो, हम आपको कोई भी टैक्स किसी तरीके से नहीं देने वाले।
तो महात्मा गांधी का ये आग्रह उस समय तमाम किसानों ने माना और उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। अब बात आई इस बात पे कि टैक्स नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर्टी छीनेंगे, वो तो गांधी जी ने अपना फिर कौन सा लीगल मेथड उठाया, वकील आदमी, ठीक है, और वकील का काम ही यही होता है, गलत तो कर ही नहीं सकते आप, और गलत होगा तो हम जनता को तो जरूर दिखा देंगे कि गलत हो रहा है, भले से सरकार सुने चाहे ना सुने। तो उन्होंने फिर अपना प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा और उनको सरकार की समस्या के बारे में बताया। अब उस समय एक कानून बना हुआ था और वो कानून था इंडियन एग्रीकल्चर कमेटी के नाम से, और उस एग्रीकल्चर कमेटी के कानून के क्लॉज के अंदर के महात्मा गांधी ने उस क्लॉज को निकाल दिया और उस क्लॉज में साफ साफ इस चीज को लिखा हुआ था कि अगर कोई अकाल की समस्या आती है या फिर अगर वहां पे फसल नहीं हो पाती है तो उस आधार पर किसानों के ऊपर किए गए तमाम कर जो लागू किए जाते हैं उनको माफ कर दिया जाएगा। इसी बात को उठा के उन्होंने 10 का 10 बाहर रख दिया। जब इस बात को उनके सामने रखा गया तो खेड़ा के अंदर भी वहां पर इस बात को लेकर वो मजबूर हो गया और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके द्वारा किए गए जो भी आग्रह हैं हम उसके ऊपर जल्द सुनवाई करेंगे। तो किसान जो लोग भी अकाल से प्रभावित थे, ऐसा नहीं है कि पूरे यहाँ खेड़ा के तमाम किसानों का कर उन्होंने माफ करा दिया हो। गांधी कितना कार्य करते थे, जितना सफल हो जाए, उनको पता था इतनी में ही सफलता मिलेगी, क्योंकि ये लीगल काम है। अगर गांधी बोलते तमाम पूरे खेड़ा के किसानों के माफ करो तो ये गलत हो जाता गांधी के प्रिंसिपल्स या सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि जिनके पास है वो लोग दे सकते हो तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं। आए तो सारे खेड़ा के किसान थे गांधी के पास में कि हमारे सारे कर माफ कर दिए जाए, है ना, लेकिन गांधी ने बोला सिर्फ उनके कर माफ करवाए जाएं जिनके ऊपर अकाल की समस्या है। तो जिन जिनके ऊपर अकाल की समस्या थी, जो लोग भी 33% टैक्स यहाँ पर पे किया करते थे अंग्रेजों को, गांधी ने एक ऑर्डर निकलवा के उन तमाम टैक्सेस को वहां पर माफ करवा दिया। अब वो 33% टैक्स तो नहीं देंगे अकाल के समय में, एक तो ये मेथड पास हो गया। दूसरा मेथड इसके अंदर ये पास हुआ कि जो भी प्रॉपर्टीज अंग्रेजों ने छीनी है गलत तरीके से, वो सारी प्रॉपर्टीज वापस किसान को दे दी जाएंगी। तो खेड़ा के अंदर गांधी का दूसरा सफल मोमेंट, गांधी जो चाहते थे वो उन्होंने वहां पर जाकर किया। गांधी ने कभी एक्सेस डिमांड नहीं की, क्योंकि गांधी को पता था कि अगर मैं वो डिमांड करूंगा तो मेरे शुरुआती आंदोलन, इसमें गांधी का आप लालच करो, ठीक है, कहना है तो कह खुल के करो कि गांधी नहीं चाहते थे मेरे आंदोलन विफल, सीधी बात। और गांधी दूसरी तरफ ये भी चाहते थे कि इन आंदोलन के अंदर जो जनता है उसका एक रेशियो तो कम से कम वो जो प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकल पाए, ये चाहते थे। तो गांधी ने आंदोलन अपने विफल ना हो उसका भी तरीका ढूंढ लिया था, अंग्रेजों को रोकना कैसे वो भी तरीका ढूंढ लिया था, और तीसरा ये था कि वो पूरे भारत की जनता के लिए एक पूरा भागीदारी जो बड़ा आंदोलन है अभी खड़ा नहीं करना चाहते, अभी वो जन आंदोलन इसको नहीं बनाना चाहते, अभी वो सिर्फ उतना कार्य करेंगे जितना सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो वही वाली बात थी, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, ठीक है, या पसार। हाँ, तुम्हारी बात रखना जरूरी, डांट दोगी ना। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, इसके अंदर जो बेसिक नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उन लीडर्स को भी यहाँ पे देख लीजिए। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे भेजा था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर एक अच्छे लीडर्स के तौर पर उभर के आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लीडर और नेता है इस समय में, जिनको आगे चल के आप पूरे के पूरे आजादी तक आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार होता हुआ देखेंगे। यहीं से वो उठते हैं खेड़ा सत्याग्रह से, इन्हीं को पहले भेजा जाता है, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण लीडर देख लीजिए, इंदुलाल याग्निक है, NM जोशी है, शंकरलाल पारेख है और महादेव देसाई, ये भी इसके अंदर शामिल लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। एक नरहरि पारेख थे, वो चंपारण में लिख लेना, वो उस समय के इंपॉर्टेंट थे, इसमें मेंशन नहीं था, हमने बोला था नरहरि पारेख, नरहरि पारेख, नरहरि पारेख, वो चंपारण में लिख लेना, वो चंपारण में इंपॉर्टेंट है।
विशेषताएं देख लीजिए। जैसा कि गांधी जी हमेशा से करते आए हैं, पहली चीज तो अहिंसा, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। इस आंदोलन की ये विशेषता एक है, जिसकी वजह से आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा दबा भी नहीं, मतलब दबा भी नहीं पाए वो लोग। दूसरा है संगठन, यहाँ पे ग्रामीण आबादी होने के बावजूद किसानों का जो एक उन्होंने संगठन बनाया, ये संगठन भी यहाँ पर उनकी ताकत को बढ़ाता है, जिसकी वजह से अंग्रेज इस आंदोलन को बढ़ाने में असमर्थ है। ठीक है, तो संगठन बनाना गांधी जी जानते थे, ऑर्गेनाइजेशन जानते थे, अपने आश्रम ऐसी जगहों पर या कोई ना कोई हेड ऑफिस खोल लिया करते थे और वहां पर उन लोगों को बुलाया करते थे जो लोग इससे प्रभावित हुआ करते थे, और बुला के सामने बैठा के क्लियर पूछा करते थे इस बात को कि आप लोग चाहते हैं मैं आंदोलन करूं या ना करूं। और इसके अंदर महिलाओं को भी बुलाते थे, बच्चों बुजुर्गों सबको बुलाते थे वहां पर, और सबसे पूछते थे आपकी भागीदारी रहेगी या नहीं रहेगी। और जब इस बात को लेके कंफर्मेशन मिल जाता था तब गांधी आगे बढ़ा करते थे। ठीक है, हवा में तीर नहीं मारते थे बिल्कुल भी, जैसे पहले आंदोलनों में हुआ करता था। ठीक है, कि हम आंदोलन खड़ा करते हैं, जनता तो जुड़ ही जाएगी, लेकिन जनता जितनी जल्दी जुड़ती है उतनी जल्दी हट भी जाती है। ठीक है, गांधी जी यहाँ क्या कर ले रहे हैं, पूरी तरीके से सर्टिफिकेट पर साइन करा ले रहे हैं बैठा के। ठीक है, कराते नहीं थे, मतलब लोगों से ये पूछ लिया करते थे कि आप लोग आंदोलन में हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। अब अगर किसी व्यक्ति ने भरोसा दिलाया है, विश्वास दिलाया कि हम आंदोलन में आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो वो कल को मना भी करेगा तो किस मुंह से मना करेगा कि भाई हम आंदोलन में नहीं जुड़ सकते, ऐसा है वैसा है। तो लोग सामने वाले भी हंसेंगे और कहेंगे तू राष्ट्रवादी नहीं है, तू ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसी बातें होने लगती। तो इसलिए गांधी के आंदोलन से लोग जितना तेजी से जुड़ते थे, हट नहीं पाते थे। कुछ मजबूरियां कह लीजिए, कुछ इंटरेस्ट भी था, और तीसरी चीज उनका नुकसान भी नहीं होता था। नुकसान कह सकते हो आप बेसिकली, ना तो उनको मारा गया, ना तो उनको, क्योंकि अहिंसा थी, अहिंसा में आप कैसे मारोगे जनता को, है ना, और मारोगे तो फिर पूरे देश में उसके खिलाफ अलग ही आंदोलन खड़ा हो जाता था, या विश्व में भी उसके खिलाफ बातें हुआ करती थी, ऐसा होता था, है ना। तो एक संगठन अच्छा बनाते थे, बातचीत जो भी बात ही कर रहे हैं हम लोग बेसिकली ब्रिटिशर्स से कांटेक्ट में रहते थे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के अगर अगेंस्ट में किसी बात को कर रहे हैं तो ब्रिटिश से बिल्कुल मुंह फुला के बैठ जाएंगे तरफ, ठीक है, नहीं मैं तुमसे बात ही नहीं करूँ, ठीक है, ऐसा वाला सीन नहीं था। ब्रिटिशर से बात किया करते थे, उनसे सोल्यूशन निकालने का तरीका ढूंढा करते थे, उनके साथ मीटिंग्स किया करते थे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसमें इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हाँ ठीक है, अगला जो है पूर्ण बहिष्कार। अगला तरीका यही था कि आप बहिष्कार कर दीजिए पूरी तरीके से अंग्रेजों की डिमांड्स का, जो वो डिमांड्स करते हैं, जैसा कि इन्होंने बोला टैक्स देंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे आपको, ठीक है, और बहिष्कार कर दो। बहिष्कार में क्या करेगा सामने वाला इंसान, क्या कर क्या लेगा, प्रॉपर्टी छीनेगा, छीन लो, कितनी प्रॉपर्टी छीनोगे, ले जाओ, हम छप्पर डाल के रह लेंगे। और गांधी यही करा करते थे, रोड पे जनता को सुला दिया करते थे, सो यहाँ पे क्या करो, खुले आसमान के नीचे तारे देखते हो। ये होता था, गांधी कह देते थे साफ साफ लोगों से कि आपको त्यागना पड़ेगी बहुत सारी चीजें, लेकिन 100% रिजल्ट आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, और आता था, 100% रिजल्ट आता था। तो ऐसी चीजें होती थी। लगे रहो मुन्ना भाई, देख ही लग रहा सब, ठीक है। इसके बाद परिणाम वही है बेसिकली, एक अच्छी लीडरशिप भारत को मिली आगे चल के। जैसे वल्लभ भाई पटेल इसके अंदर बहुत ही ज्यादा सक्रिय थे, तो उनको एक अच्छा लीडर के फॉर्म में आगे चल के जनता ने देखा और एक अच्छा नेतृत्व उनको प्रदान किया गया। और भारत के अंदर ऐसे ही कई सारे और भी लीडर्स थे जिन्होंने भारत के अंदर ऐसे ख्याति पाई थी, ठीक है। तो ऐसे करके पॉपुलरिटी जो इन्होंने पाई थी बेसिकली, तो खेड़ा सत्याग्रह का ये हुआ कि आगे चल के जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन चले उसका एक तरीका पता चल गया था लोगों को कि सफल आंदोलन क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो गांधी का ये दूसरा आंदोलन भी सफल, पहला आंदोलन सफल और दूसरा आंदोलन भी सफल, ठीक है। तीसरा आंदोलन देख लेते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो पहले आई है खेड़ा से, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद में बात कर रहे हैं क्योंकि मजदूरों का आंदोलन है। पहली बार गांधी के सामने एक समस्या आई। इस समस्या के अंदर गांधी को अंग्रेजों से नहीं लड़ना था, गांधी को भारतीयों से ही लड़ना था, ठीक है। अब अंग्रेजों से नहीं लड़ना था, भारतीयों से लड़ना था। इसका मतलब ये हो गया कि जो मिल के मालिक थे
जो अहमदाबाद मिल है इसके जो मालिक थे वो भी कौन थे? भारतीय, ठीक है। और इस मिल में कार्य करने वाले लोग भी कौन थे? भारतीय। अब भारतीय वर्सेस भारतीय हो गया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। गांधी हमेशा समर्थन करना चाहते थे भारतीयों का, भारतीयों के साथ किसी तरीके का कोई शोषण ना हो, इससे बाहर निकलना चाहते थे। अब ये ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई कि भारतीयों को भारतीयों के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया गया, ठीक है। बेसिकली जो भी मिल्स होती थी, जो भी किसी भी तरीके की फैक्ट्रीज या कंपनीज होती थी, उनके ऊपर फाइनल अथॉरिटी तो ब्रिटिशर्स ही रखते थे, और उन ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर में कुछ भारतीय जो उच्च पदों पे बैठे हुए थे वो नीचे के भारतीयों का शोषण किया करते थे। यही इसकी कहानी है। अब इसके अंदर जो मालिक थे वो नीचे के लोगों का शोषण इस बेसिस पे कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, अकाल फैमिन जैसी सिचुएशन आई। उसी तरीके से प्लेग आया हुआ था इस समय अहमदाबाद में, प्लेग बीमारी, ठीक है। बेसिकली जैसे आज के समय में कोविड फैली, ठीक है, उसी तरीके से उस समय प्लेग आया। और उस प्लेग ने क्या करा, वहां के लोगों के ऊपर, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन के ऊपर काफी समस्याएं उससे वहां पे किसानों ने मजदूरों ने अपील करी इन लोगों से कि हमको इस चीज पे 50% तक बोनस दिया जाए। कितना? 50% बोनस, क्योंकि हम लोग प्लेग में हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग को जो भी है किसी भी तरीके का आर्थिक सहयोग भी नहीं मिल रहा है सरकार के द्वारा। तो ये कार्य किसका है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हमको समर्थन दे, और वो समर्थन इन्होंने कितना मांगा? 50% बोनस मांगा। अब प्लेग का दौर था, मिल स्ट्राइक के मालिकों ने समर्थन तो छोड़ो, 50% का बोनस तो छोड़ो, अगर कोई मजदूर एक्स्ट्रा वर्क भी करता था तो उसके एक्स्ट्रा अलायंसेस देने तक से मना कर दिया था, ठीक है। तो क्योंकि वो लोग खुद घाटे में थे, ऐसा वो लोग दिखा रहे थे कि हम लोग ऑलरेडी घाटे में हैं, और जब हम लोग घाटे में तो हम आपको समर्थन कैसे दे सकते हैं। सारे मजदूर 50% बोनस बढ़ा के मांग रहे थे। अब ये लोग इस बात से जिद पे आ गए, और जिद पे आके इन्होंने कंपनी छोड़ना और मैं अहमदाबाद मिल को छोड़ना शुरू कर दिया। और ये सारे लोग कहाँ पहुंचे? गांधी जी के पास में। अगेन फिर गांधी जी इस चीज का सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकालेंगे, ठीक। अब गांधी को यहाँ भारतीय वर्सेस भारतीय भी दिख रहे हैं कि दोनों तरफ भारतीय, और बीच का रिजल्ट कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। तो गांधी यहाँ पे आते हैं, एंट्री होती है गांधी की, और गांधी यहाँ पे अपील करते हैं कि आप लोग ऐसा करो कि यहाँ पर भूख हड़ताल कर दो, ठीक है। गांधी क्या बोलते हैं? भूख हड़ताल। इसको बोला गया पहली हंगर स्ट्राइक जब भारत में हुई थी तो वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। पहली भूख हड़ताल भारत में इसी को जाना जाता है। तो इन्होंने सारे मजदूरों से बोला भूख हड़ताल कर दो और सारे लोग अनशन पे बैठ जाओ। तो सारे मजदूर जो थे संगठन के लोग बाहर फैक्ट्रीज के अनशन पे बैठ गए। कार्य भी नहीं हो रहा है कंपनीज के अंदर, और सारे के सारे लोग बाहर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। अनिल कपूर श्रीदेवी की पिक्चर देखी थी, नाम नहीं पता मुझे, लाडला। तो वही गांधी लाडला है इस समय, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या करा, सारे मजदूरों को बैठा दिया वहां पे स्ट्राइक के बाद भूख हड़ताल पे, और साथ में भी बैठ गए, ठीक है। हाँ, उनकी श्रीदेवी नहीं है, वो भी साथ में बैठ गया। साथ में जब बैठे हुए हैं उस पूरे आंदोलन के अंदर मिल स्ट्राइक के, तो मिल स्ट्राइक के मालिक गांधी जी से आके पूछते हैं आप लोग क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला आपसे डिमांड की गई है 50% बोनस की, और मैं सारे लोगों को समझा दूंगा। गांधी ने बोला इस बात को कि आप उनको 35% इंक्रीमेंट करके दे दो बोनस। कितना दे दो? 35%। अगेन फिर गांधी एक्सट्रीम नहीं है, गांधी को पता है कि कितने पे बात बन सकती है, तो मैं 50% की डिमांड ही नहीं रखूंगा। तो गांधी ने क्या बोला, 35% की हम आपसे डिमांड करते हैं कि इन तमाम मजदूरों को 35% का बोनस दे दिया जाए, और ये मजदूर अपने अपने कार्यों पे सब लौट जाएंगे। इधर गांधी जी ने मजदूरों को समझा दिया कि 50% की डिमांड तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग 35% की डिमांड करो, और 35% दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, बीच का रास्ता निकालना कहते हैं इसको। गांधी ने क्या करा, यहाँ पे बीच का रास्ता एक निकाला। अब इस बीच के रास्ते में जो दो भारतीयों के ऊपर प्रेशर था कि वो भी मानने को तैयार नहीं थे, ये भी मानने को तैयार नहीं थे, इसका बीच का सॉल्यूशन किसने निकाल दिया? महात्मा गांधी ने निकाला। और महात्मा गांधी ने 35% बोनस के साथ में लोगों को तैयार कर लिया। जनता भी मान गई, जो मजदूर थे सारे के सारे, कि हमें 35% भी मिल जाएगा, चलो ठीक है। और उधर उन लोग को भी 15% सबसे बच गया, तो वो लोग भी इस बात से खुश थे, चलो ठीक है। तो इसमें दोनों वर्गों की सहमति भी थी, और दोनों वर्ग मान भी गए, किसी का लॉस भी नहीं हुआ, और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई। इससे नुकसान हुआ लेकिन किसका? अंग्रेजों, ठीक है। अंग्रेज नहीं चाहते थे ये डिस्प्यूट सुलझे,
क्योंकि इससे भारतीयों को मुनाफे हो जाएंगे, भारतीयों को फायदे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय मिल स्ट्राइक किसी एक कंपनी के मालिक हैं, वो भारतीय हैं, और उनकी समस्या अगर भारतीय लोग नहीं सुनेंगे या भारतीय लोग सुन लेंगे या उन लोग के बीच का मैटर सॉल्व हो जाएगा तो दो भारतीयों के बीच के डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे। अंग्रेज कभी ऐसा नहीं चाहते थे दो भारतीयों के बीच का डिस्प्यूट खत्म हो। तभी तो आपको याद है 1909 के अंदर इन्होंने अलग से चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता बॉम्बे को राइट्स दे दिए थे, अधिकार दे दिए थे कि भाई आप लोग अपना अलग से चुन लो। क्यों? क्योंकि ये विभाजन करना चाहते थे मजदूर वर्ग और किसान वर्गों के बीच में, है ना, तो इसलिए उनको दिया था। फिलहाल ये प्रॉब्लम गांधी जी ने फिर अपनी बुद्धि से यहाँ पे सॉल्व कर ली, और ये पहली बार भारत के अंदर ऐसा हुआ कि भूख हड़ताल हुई, और भूख हड़ताल के बाद में, अनशन के बाद में यहाँ पर मैटर सॉल्व हो गया। और गांधी के आगे चल के बहुत सारे आंदोलन में आप देखोगे भूख हड़ताल जो एक बहुत बड़ा हथियार था महात्मा गांधी का, उससे तमाम मैटर्स कैसे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर भी यही चीज हुई, और इससे तमाम प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, हाँ ये चीज भी देख लीजिए, मिल मालिक 20% की वृद्धि करने पे तैयार थे। वो बोनस कितना देना चाहते थे? 20%। लेकिन महात्मा गांधी ने उनको भी समझाया कि 15% तुम कम करो, 15% तुम बढ़ाओ। ठीक है, इस बेसिस पे इस चीज को मान लिया गया, और ये चीज, ये नाम याद कर लीजिए और लिख भी लीजिए, ये नाम याद कर लीजिए और लिख भी लीजिए, अनुसुया साराभाई। ठीक है, ये एक लेडी है, ठीक है, महिला है, और ये भारतीय राजनीति के अंदर सक्रिय रही है उस समय में, क्योंकि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का मैटर सॉल्व करने में सबसे पहले इन्हीं को लीडर चुना गया है। ठीक है, और ये पहुंची थी महात्मा गांधी के पास में, तब जाके ये मैटर सॉल्व हुआ। ठीक है, अनुसुया साराभाई। देखिए ये आंदोलन महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि गांधी जी के, देखिए तीनों आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो तीनों आंदोलन में गांधी के ब्रिटिशर्स के साथ में कोई बहुत बड़े मसले नहीं है। गांधी बहुत आसानी से ब्रिटिशर्स के साथ उठते बैठते थे और उनसे मित्रता की, तो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ही खड़े होकर इन आंदोलनों को चलाना एक बहुत बड़ी चीज होती है, और गांधी जी ने चंपारण में और खेड़ा में यही किया। ठीक है, क्योंकि गांधी जी के मित्र थे उस समय के लोग। अब आप इसमें भी देखिए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात हो रही है, तो बड़े बड़े जो मिल स्ट्राइक के लोग, जो भी मिल के लोग हुआ करते थे, वो गांधी के दोस्त थे। अगेन फिर जो बड़े लोग होते हैं, जिसमें एक नाम यहाँ पे अंबालाल भी लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसे टाटा बिरला भी तमाम तरीके के, वो भी सब गांधी के दोस्त थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे दोस्त जो गांधी के थे, इन्हीं के अगेंस्ट में खड़े होकर और यहीं पर भूख हड़ताल इन्हीं के अगेंस्ट में कर देना, ये फिर एक चैलेंजिंग काम था। लेकिन गांधी जी दोनों लोगों में कैसे बैलेंस स्थापित करके अपनी बात भी मनवा लेते हैं और यहाँ पर सारे आंदोलनों को सफल भी बनवा देते हैं, और देखते हैं किसी भी तरीके की कोई हिंसात्मक रवैया भी यहाँ नहीं अपनाया जा रहा है। अलग ही चल रहा है कुछ ना कुछ भारत में, ऐसा कभी भारत में हुआ ही नहीं। तो अंग्रेजों ने ये बात बोली भी थी, अंग्रेजों ने बोला था कि गांधी के मूवमेंट ये हम लोग को कंफ्यूज कर देते हैं कि हम करें क्या। ठीक है, मतलब हम गांधी पे कार्रवाई करें तो फंसेंगे, ना कार्रवाई करें तो फंस रहे हैं, तो हम इसके ऊपर करें तो करें क्या, कि अगर कार्रवाई करेंगे तो कोई वो कार्य ही नहीं ऐसा कर रहा कि जिस पे कार्रवाई की जाए, ना कहीं हिंसा हुई है, ना पब्लिक ने ब्रिटिशर्स को मारा है, कोई ऐसा कार्य ही नहीं हुआ है। हम किस बेसिस पे, किस आधार पर गांधी के ऊपर FIR करें या उसके ऊपर कानून लागू करें? कोई ये नहीं करते तो वो अपने आंदोलन सफल बना के निकल जाता है। ठीक है, और आंदोलन सफल कर लेता है, आंदोलन सफल होने के बाद में सारी जनता गांधी का ही गुणगान किए पड़ी है, और गांधी का जो एम है, टारगेट है, वो भी क्या है, भारत को आजादी दिलाना है। तो हम इसको रोके तो रोकेंगे। ठीक है, तो गांधी के मूवमेंट इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं ब्रिटिशर्स को कि ब्रिटिशर्स खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि गांधी भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आंधी नहीं लाया, गांधी भारत के अंदर पूरे भारत को आजाद कराने की आंधी लेकर आया, और ये बहुत जल्द ही, ये वर्ड चेम्सफोर्ड के हैं, चेम्सफोर्ड ने खुद बोला है कि बहुत जल्दी, क्योंकि सारे आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय में देखने को मिल रहा है,
और चैम्सफोर्ड ने बोला अगर गांधी इसी तरीके की गतिविधियां करता रहा तो वो समय दूर नहीं है कि जब अंग्रेजों को यहाँ भारत से छोड़कर वापस ब्रिटेन जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी समय में ये सारी चीजें। तो ये तीनों जो गांधी के आंदोलन थे, गांधी के तीनों सफल आंदोलन है। अब इन छोटे 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 आंदोलनों से मिलाकर गांधी को एक बात समझ आ गई थी कि भारत के अंदर इन छोटे आंदोलनों से सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम कैसे करना, लेकिन आजादी की अगर बात की जाए वो नहीं मिल सकती वो ऐसे आंदोलन से। ये सिर्फ लोगों की समस्या है, हमने सॉल्व कर दी, सिर्फ इतना हुआ है। लेकिन अगर हमको भारत के लिए, इस देश के लिए आजादी की अगर आगे बात बढ़ानी है तो एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। और यहाँ बात चल रही थी असहयोग आंदोलन की। किसकी बात चली थी? असहयोग आंदोलन की। बातें यही समय शुरू हो गई थी। इसी समय में एक एक्ट टपक जाता है आके तुरंत, जिसको रॉलेट एक्ट बोला जाता है। तो बोले असहयोग आंदोलन बाद में करेंगे, पहले रॉलेट सत्याग्रह कर देते। ठीक है, तो गांधी रॉलेट सत्याग्रह यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और वो पहला सत्याग्रह माना जाता है शब्द के फॉर्म में, जहाँ पे यूज किया गया था वो सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, तो रॉलेट, क्योंकि रॉलेट एक काला कानून है और इस काले कानून की व्याख्या जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको पढ़ना है, वो है भारत शासन अधिनियम। क्योंकि ये इम्पैक्टफुल है बहुत ज्यादा, इसी ने प्रभाव डाला था जिसकी वजह से भारत के अंदर रॉलेट एक्ट जैसी तमाम समस्याएं डेवलप हुई। ठीक है, तो ये है भारत शासन अधिनियम 1919 का। इसको अगेन फिर जो सचिव थे मॉन्टेग्यू और जो आपके वाइसराय हैं चैम्सफोर्ड, इन दोनों के द्वारा मिला के लागू किया गया। इसकी बात 1918 में भारत में शुरू हो गई थी, 1919 में इसको भारत लाया गया और 1921 में इसको प्रभावी रूप से भारत में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भारत शासन अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट बेसिकली है क्या, इसके प्रमुख प्रावधान सिर्फ देखने हम। ठीक है, क्योंकि ये बैकग्राउंड जो है आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस में बहुत सारे एक्ट को मिला के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसके 4-5 प्रावधान वहां मेंशन कर दीजिए, इतना काफी होगा। ठीक है, तो देखिए पहला तो यही है, प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पर लागू किया गया। डायरकी बोलती है जिसको हम लोग। ठीक है, द्वैध शासन अगर आप लोग नहीं समझते तो द्वैध शासन समझा देता हूँ मैं आपको। समझते हैं नहीं समझते? प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब कोई बताएगा? द्वैध शासन बेसिकली बोला किसको जाता है? दो लोग शासन करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। और वो दो लोग कौन है? और प्रांतों में द्वैध शासन हो रहा है, ये भी शब्द लिखा हुआ, तो आप ये भी मत बोल देना गलती से केंद्र और प्रांतों में बंटवारा। ऐसा नहीं है, प्रांतों में द्वैध शासन की बात। क्या है द्वैध शासन? द्वैध शासन जहां जहां लागू किया गया 8 प्रांत थे, ये इंपॉर्टेंट है, नाम सारे लिख लीजिएगा। 8 प्रांतों। ठीक, डायरकी आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, द्वैध शासन कुछ तो पढ़ा होगा। हाँ, इसका मतलब है प्रशासनिक सरकार जो है वो प्रांतों में होगी और राज्य सरकार जो है वो अमेरिका। अच्छा, प्रांतीय सरकार और जो राज्य सरकार है उसके बीच में बंटवारा। अच्छा बैठ जाओ, ठीक, कुछ हद तक काफी सही। और कोई? सिविल और क्रिमिनल दो अलग अलग, बस इसी को बोलेंगे द्वैध शासन। अच्छा, और कोई? द्वैध शासन 2 वर्गों में बंटवारा है बेसिकली। वो होते हैं सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना द्वैध शासन है। देखो, डायरकी या द्वैध शासन का मतलब बेसिकली ये है कि 2 वर्गों में बंटवारा किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको डुअल गवर्नमेंट पढ़ाई थी एक समय, उस समय मैंने आपको बताया प्रशासन और जो हम लोग बात कर रहे थे ना निजामत और रेवेन्यू, अलग अलग तरीके से 2 वर्गों में डिवीजन कर दिया जाएगा। यहाँ द्वैध शासन का मतलब बेसिकली ये है, एक तो कानून व्यवस्था जो होती है जिसको हम लोग कानून व्यवस्था कहते हैं, इस कानून व्यवस्था को लागू करना होता है स्टेट के अंदर, जिसको प्रशासन कहा जाता है। मतलब राजनीतिक प्रशासन की बातें हो रही हैं जिसके अंदर तमाम मैटर्स आ जाते हैं जो सिविल एंड क्रिमिनल वगैरह सब होते हैं। ठीक है, एक तो सब्जेक्ट पूरा ये अलग डिवाइड हो जाएगा, जिसको अभी सिर्फ एक व्यक्ति करता था, गवर्नर जो किसी प्रांत के अंदर बैठा हुआ होता था या हायर पोस्ट वही व्यक्ति करता था। अब यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया।
दूसरा बोला गया अब होगा ये राजस्व के बेसिस पर, मतलब इकोनॉमिक बेसिस पर इसका बंटवारा कर दिया जाएगा। तो एक बेसिक चीज ये हो गई कि प्रशासनिक बेसिस पे कर दिया जाएगा बंटवारा, जिसके अंदर तमाम कानूनी आप लोग देख सकते हो सिविल क्रिमिनल टाइप के केसेस आ सकते हैं, और एक रिवेन्यू जहां से राजस्व को कलेक्ट करना है जनता से, तो उसको बेसिक क्या बोलते हैं, द्वैध शासन लागू करना। अब ये इन प्रांतों के अंदर लागू किया गया था। ये सब वही प्रांत हैं जिन प्रांतों के अंदर यहाँ पर आप देखोगे कि क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत एक्टिवली चला करती हैं, ये वही प्रांत है। अब इन प्रांतों के अंदर अगर बंटवारा किया गया तो ऐसा बंटवारा ऐसा नहीं है कि किसी भारतीयों को दे दिया गया, ठीक है, ये सब किसके हाथों में था, ब्रिटिशर्स के हाथों में था। और ब्रिटिशर्स हाँ कुछ भारतीयों को अपने साथ में सहयोग के रूप में रख लिया करते थे, जैसा हमने पहले भी देखा है, वो यहाँ पे भी अभी आपको देखने को मिलेगा। तो द्वैध शासन क्लियर हो गया। बेसिकली इन प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लगाया गया था। द्वैध शासन के तहत प्रांतीय सरकारों के को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। प्रांतों को, जो केंद्र को अभी तक हम लोग देखते थे ज्यादा अधिकार होते थे कि केंद्र सब पे डिसीजन लेते थे, अब क्या करा गया, प्रांतों को अधिकार ज्यादा कर दिए गए। प्रांत अपने प्रांतों से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेंगे वो ज्यादा प्रभावी होंगे केंद्र के मुकाबले, ठीक है। तो प्रांतों के डिसीजन को ज्यादा प्रभावी कर दिया गया था। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था। अब देखिए प्रांतीय विषय, यहाँ पे क्या किया गया था, एक दूसरा सिस्टम है। इस सिस्टम के अंतर्गत क्या किया गया था, प्रांतीय विषयों को दो पार्ट में, जिसको आज के समय में आप सब्जेक्ट्स के फॉर्म में पॉलिटी में पढ़ते हो ना, कि जो दो तरीके के सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए जाते हैं, उस तरीके के कौन कौन से थे, एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित, ठीक है। मतलब रिजर्व सब्जेक्ट होते थे और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होते थे, उनको इस आधार पर डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। अब इसका डिसीजन लेना भी बेसिकली विधानमंडल के हाथों में हुआ करता था, प्रांतों के ही हाथों में इसका भी डिसीजन हुआ करता था। प्रांतों के हस्तांतरित विषय पर भारत सचिव नियंत्रण कम हो गया था, केंद्रीय नियंत्रण यहाँ पर ज्यादा हो गया, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत क्या हुआ, अब भारत का सचिव का नियंत्रण कम कर दिया गया, यहाँ पे बढ़ा किसका दिया गया था, केंद्रीय नियंत्रण। डायरेक्टली में किसका नियंत्रण ज्यादा है, प्रांतों का। लेकिन अगर हम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स या फिर आरक्षित अनारक्षित की बात करें, इसमें किसका है, केंद्र का ज्यादा है, ठीक है, यहाँ केंद्र का ज्यादा होता था। ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देख लीजिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए थे, ठीक है, 3 भारतीय इसके अंदर नियुक्त किए गए थे। और इन विषयों को पहली बार केंद्रीय और प्रांतों में बांटा गया था। इससे पहले केंद्र और प्रांतों में विषयों का बंटवारा नहीं था, इस समय में पहली बार इनको बांट दिया गया। अब ये जो विषय बटे थे अलग अलग तरीके से, इन विषयों के अंदर आप लोग देखोगे कुछ केंद्र के सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ राज्य के सब्जेक्ट्स होते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर दोनों डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो केंद्र के सब्जेक्ट्स भी हम लोग अलग अलग देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से थे, और साथ में प्रांतों के भी सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, ठीक है। केंद्र के सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे के सारे केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते थे, और वो कौन कौन से थे, जिसमें विदेशी मामले होते थे, रक्षा होती थी, राजनीतिक संबंध, डाक तार या सार्वजनिक ऋण वगैरह। लिखूंगा, ये दे दूंगा मैं आपको नोट्स के फॉर्म में, सिर्फ समझ लो यहाँ पे ये केंद्र के सब्जेक्ट है। मतलब जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हुआ करते थे वो सारे किसको मिलेंगे, केंद्र को मिलेंगे। प्रांतों को जैसे स्वास्थ्य दे दिया, शिक्षा दे दी, इस तरीके के तमाम मैटर्स किसको उठाकर दे दिए थे, प्रांतों को उठाकर दे दिए गए थे। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ा दिया गया। पहले सांप्रदायिक निर्वाचन हिंदू जमींदार, मुस्लिम, कलकत्ता और कहाँ तक था, बॉम्बे तक था, ठीक है। कॉमर्स, जो कॉमर्स की बात जो हम लोग उसकी बात करते हैं, बेसिकली बिजनेस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वही तक था। अब 1919 के अधिनियम के तहत इसको और बढ़ा के सिखों को भी दे दिया गया, ठीक है। अब मतलब बंटवारा एक और हो गया। अब वो बंटवारा क्या था, अभी मुस्लिम नहीं रहेगा सिर्फ, अब एक धर्म और ऐड हो गया जिसको सिख बोला जाएगा। सिखों के साथ इसमें ईसाइयों को भी दिया गया था, ठीक है। क्रिश्चियंस को भी इसी समय अलग से प्रावधान किए गए थे कि क्रिश्चियंस भी अलग से वोटिंग भी कर सके, क्योंकि क्रिश्चियंस अब भारत के सिटीजन्स बन चुके थे। कौन बन चुके थे, सिटीजन, क्योंकि क्रिश्चियन काफी समय से रह रहे हैं ना भारत में। 1757 देख लो आपने, तब से भारत के अंदर रहते चले आ रहे, तो सिटीजनशिप भी भारत की मिलना शुरू हो गई, तो क्रिश्चियंस भारत के सिटीजन भी बन गए। अब ये लोग भी अलग से राइट्स हैं, इनके बाद वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी राइट्स मिल गए थे। सांप्रदायिक निर्वाचन जो मुस्लिमों तक था उसको 2 धर्मों में और बढ़ा के कहां तक कर दिया गया, सिखों और क्रिश्चियंस के बीच में भी बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये तमाम तरीके की चीजें इसके अंतर्गत आप 1919 के एक्ट में देखोगे। 1919 के एक्ट में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डायरेक्टिव वाला है,
और सेपरेट इलेक्टोरेट बन रहा है और सब्जेक्ट्स का विभाजन है कि केंद्र में और राज्यों में बंटवारा किया जाता विषयों का। वो विषय मैं भेज दूंगा, आप लोग वहां से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें क्लॉजेज इंपॉर्टेंट है 1919 के एक्ट में, इनको बस याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में रॉलेट एक्ट आएगा, रॉलेट एक्ट पे हम लोग करेंगे चर्चा डिटेल में, क्योंकि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मिलाप हुआ है, तो रॉलेट एक्ट को अकेले बात नहीं कर सकते, रॉलेट एक्ट के साथ में जलियांवाला बाग भी पढ़ाना है। तो रॉलेट एक्ट, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह और फिर जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग के बाद में किस तरीके से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया उसकी भी बात। तो ये सब कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो कनेक्टेड है तो आपस में एक ही क्लास में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो वो बच्चे वही क्लास में बात करेंगे। हाँ, मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ना, 1 घंटा 1.5 घंटे का जो भी सेशन होगा। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आज ही से अगर आप लोग तैयार हैं तो कल से भी शुरू कर सकते हैं। इतने गैप लेते हो तुम लोग, 15-20 मिनट का गैप, अभी 1.5 घंटा पहले हम लोग को पहले ही मिले। देखो एक बार मैं रूपरेखा बता देता हूँ, सुन लो पहले, 10-15 मिनट लूंगा, आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कल से शुरू करेंगे। मैं जो आप लोग को प्रीवियस ईयर की एनालिसिस, आवाज कम आ रही है सर, आ रही है, यस सर, चलो कम आए तो बता देना, मैं ऐसे भी बता सकता हूँ। तो क्या है बेसिकली, हम लोग जो प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करने वाले हैं अभी, यूपीएससी के पेपर्स की अलग करेंगे और पीसीएस के पेपर्स की अलग करेंगे। पिछले कुछ सालों के पेपर्स जो भी आए हैं, 10 सालों की खासकर बात करेंगे, 13 या 14 से पेपर को उठाएंगे और 23 तक के पेपर की एनालिसिस करेंगे। उस एनालिसिस की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं क्वेश्चन बताया और उसका आंसर बता दिया, ये काम आप लोग खुद कर लोगे, मुझे पता है, और कर भी चुके होंगे कई सारे लोग, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं। मैंने एक शब्द यूज किया था डिकोडिंग, ठीक है, और वो डिकोडिंग जो भी व्यक्ति कर लेता है, अगर उसने प्रीवियस ईयर एनालिसिस की डिकोडिंग कायदे से कर ली है तो उसका प्रीलिम्स किसी भी तरीके से नहीं रुकेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये चीज सिर्फ मॉडर्न या हिस्ट्री में करने से नहीं होती है, मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि कैसे की जाती है, अपना इतिहास का विषय पढ़ा के। बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे किया जाएगा, कैसे किस तरीके से किया जाएगा, वो आप लोग चाहो तो पर्टिकुलर टीचर से रिक्वेस्ट करके ऐसा कार्य कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से भी कर लोगे, इतना मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है, कि डिकोडिंग कैसे की जाती है किसी भी चीज की। अगर आपका किसी सब्जेक्ट पे कम कमांड भी है तो आप ध्यान रखिएगा कि डिकोडिंग करके आप उस सब्जेक्ट, अरे मान जाए उस सब्जेक्ट के ऊपर आप डिकोडिंग करके भी कमांड अच्छा कर सकते हैं। तो वो कमांड आप किस तरीके से लेके आएंगे वो डिकोडिंग में है। तो हम लोग अगर 10 साल के पेपर की एनालिसिस करेंगे तो जैसे 2023 का पेपर अगर हम लोग पकड़े तो 2023 के पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस आए थे एंशिएंट हिस्ट्री से, कितने मेडिवल से आए थे और कितने मॉडर्न से आए थे, उन सब की अलग अलग एनालिसिस होगी। 4 ऑप्शन अगर हमारे पास में आएंगे तो हर ऑप्शन के अंदर जो भी शब्दावली लिखी होगी उस शब्दावली के ऊपर हम लोग चर्चाएं करेंगे कि अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई शब्द लिखा गया है तो उस शब्द का मतलब इस क्वेश्चन में डालने का है क्या, क्योंकि यूपीएससी अगर कोई भी शब्द को यूज कर रहा है तो वो ऐसे यूज नहीं कर रहा है, वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि अगले साल तैयार रहना बेटा। वो मैं ऑप्शन में से कुछ ना कुछ अब आगे आपसे पूछने वाला हूं, और वो ऑप्शन जब हम लोग बात करेंगे तो एनालिसिस में ध्यान रखिएगा। अगर 1857 के अंदर हम लोग ने बात करी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ एक कारण था जिसकी वजह से 1857 हुआ, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हम पढ़ेंगे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या क्या चीजें थी, और ड्रेन ऑफ वेल्थ में जो चीजें क्वेश्चन में आई सो आई। उसके अलावा अभी करंट में इससे रिलेटेड कोई इशू चल रहा है क्या करंट में 1 साल से रिलेटेड कोई न्यूज आई है इससे रिलेटेड या नहीं आई है, ये सब एनालिसिस को कहा जाता है डिकोडिंग करना। और अगर आपने इस लेवल की डिकोडिंग 10 साल की कर ली तो यकीन मानिए, चाहे आप टीसीएस दे रहे हो चाहे आप आईएएस दे रहे हो, प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा किसी भी तरीके से, ठीक है, वो डिकोडिंग करनी है। कुछ चीजें और भी दिखाऊंगा मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ हमें मेंस भी करना है। मैंने कुछ हिंदी मीडियम के टॉपर्स के आंसर्स को यहाँ पर कलेक्ट किया है, और वो जो आंसर्स आप लोग लिख रहे हैं या जो लोग आप लोग लिख रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को आप लोगों ने लिखा है अभी तक मैंने जो भी दिए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको कि आप लोग ने ऐसा लिखा है। अगर टॉपर लिखता उस आंसर को तो कैसे लिखता,
ठीक है। तो वो टॉपर्स उस आंसर्स को कैसे लिख रहे हैं मेंस के अंदर, वो मेंस की एनालिसिस भी दिखाऊंगा कि आप लोग अपने आंसर्स को फ्रेम कैसे करेंगे, और वो 10 से 12 क्वेश्चन देख के आपको यहाँ एकदम सटीक तरीके से बैठ जाएगा कि इंट्रोड्यूस कैसे करना है, उसके बाद में बॉडी पार्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, और उसका निष्कर्ष किस तरीके से निकालना पड़ता है। तो प्रीलिम्स के साथ में इसको कहते हैं मेंस की प्रिपरेशन भी करना। मैंने बोला था जब यहाँ से जाऊँगा तो इतिहास आप लोग का ऐसे करके जाऊँगा कि आप लोग अगले साल यहाँ ना बैठो, ठीक है। अगले साल सिलेक्शन ले लो, और सिलेक्शन लेके कहीं ना कहीं अगर अगले ही साल एग्जाम दे रहे हो, उससे अगले साल दे रहे हो, तो फिर उसके लिए भी तैयार आप लोग अभी से हो जाओगे पूरी तरीके से। मैं जो भी नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, जितने भी नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो सब अपडेटेड नोट्स हैं, इसलिए मैं डेली प्रिपेयर करता हूँ। अपडेटेड नोट्स का मतलब पिछले एक साल के अंदर जो भी बातें चल रही हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर मैंने बोला ये मेंस का भी पार्ट है, प्रीलिम्स का भी पार्ट है, तो उसके अंदर पिछले साल से लेकर कोई ना कोई चर्चाएं 2-3 बार हो चुकी हैं, तो वो दोनों में पूछा जा सकता है। इस वजह से हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं, वरना कई सारे आपने देखे होंगे टॉपिक्स मैंने ऐसे पढ़ाए हैं आपको जिसको सिर्फ एक लाइन में खत्म किया जा सकता था, नहीं, लेकिन हमने किया, हमने उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की। होम रूल लीग कोई नहीं पढ़ाता है, इतना नहीं पढ़ाई जाती है होम रूल लीग। होम रूल लीग में इंपॉर्टेंट लीडर्स पढ़ाए जाते हैं, कब शुरू हुई होम रूल लीग और विफल हो गई तो क्यों हो गई, खत्म, 5 मिनट का टॉपिक था। लेकिन मैंने उसकी डिटेल एनालिसिस आपको क्यों कराई है, क्योंकि अभी अगर आप लोग एक पेपर उठा के देखेंगे द हिंदू, और उस द हिंदू के अंदर पिछले 2-3 महीने पहले एक आर्टिकल आया था, और उस आर्टिकल के अंदर बात चल रही थी होम रूल लीग। क्यों? क्योंकि वो बात इसलिए चल रही थी क्योंकि अभी वहां पर जहां से हमने आयरलैंड वगैरह से ये कॉन्सेप्ट जो उठाया था आयरिश वाला, वहां पर होम रूल लीग को लेकर कुछ साल पूरे हो गए। उसका आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर में छपा कि हमारे अभी तो ऐसी एक होम रूल लीग बनी थी। अब जब वो एनालिसिस कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, यूपीएससी वाले तो पैनल वाले तो पढ़ते ही है ना, तुम लोग पढ़ो क्या तो पढ़ते ही ना, तो वो लोग जब पढ़ रहे होते तो उनको पता होता है कि हाँ अब यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो वो वहां से कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। तो वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसकी डिटेल एनालिसिस करा दिया। तो इस वजह से हम लोग ऐसी चीजों को ऐसे सेपरेट कर करके देखेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स चल रहा है, मेंस चल रहा है आपका पूरा का पूरा क्लास के अंदर, ठीक है। बच्ची इंटरव्यू के बाद वो भी इस वीक से शुरू हो जाएगा आप लोगों का। तो पूरी की पूरी एक जो कंपाइलेशन है प्रीलिम्स इंटरव्यू तक, वो पूरी की पूरी की जा रही है। इंटरव्यू के लिए जो भी मैंने, जो लोग बच्चे उस दिन नहीं आए थे, उसका वीडियो पड़ चुका है चैनल के ऊपर, आप लोग गाइडेंस प्रोग्राम को जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या चीजें उसके अंदर बताई थी, ठीक है। और किन किन चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ है, बाद में अभिषेक सर ने भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था, उसकी भी वीडियो पड़ जाएगी, वो भी आप लोग देखिएगा जाके, और उसके एनालिसिस के बेसिस पर इंटरव्यू पैनल के अंदर आप लोग आइएगा कि किस तरीके से एंट्री करनी है, कैसे बैठना है, क्या चीजें करनी है, ठीक है। इंटरव्यू की कुछ और मैं लूप होल्स आपको 3 से 4 और बता देता हूँ, जिससे आप लोग और ज्यादा तैयार हो जाओगे कि इंटरव्यू के अंदर जब आप एंट्री करोगे तो सामने पैनल का जो भी व्यक्ति है उसको किस तरीके से प्रभावित करना है। जैसे उस दिन क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका डिस्कशन नहीं कर पाया था, प्रीति ने शायद पूछा था ना, कि जब हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या किसी भी तरीके का उनके साथ में जैसे ही एंटर करेंगे तो उन्हें विश कैसे करेंगे, कि पैनल में 5 लोग बैठे, सबको अलग 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 विश कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इरिटेट हो जाएगा, क्या तो आप क्या करो, एंट्री लो, एंट्री होने के बाद में अगर पैनल में कोई महिला बैठी हुई है और पुरुष दोनों तरीके के लोग बैठे तो गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपको आई कांटेक्ट सबके साथ रखना है और सिर्फ 2 बार बोलिएगा गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम, इतना कह के आप अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाइए, ठीक है। सिर्फ इतना करना होगा, ये नहीं कि सबको अलग 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 जाके। और कभी कभी देखिए क्या होता है, आप जैसे हॉल में एंटर करोगे, इंटरव्यू पैनल का सदस्य जो सामने बैठा होगा वो आपसे हैंडशेक भी कर लेता है कभी कभी, ठीक है। अब वो व्यक्ति जो बैठा है वो 65 साल का बुजुर्ग आदमी, ठीक है, और इतनी रेपुटेड पोजीशन पे रिटायर्ड आईएएस है, और जब वो आपसे हैंडशेक करने जाएगा तो आप घबरा जाओगे, यार करना चाहिए नहीं, लेकिन उसने खुद हाथ बढ़ा दिया और उसके बाद आ रहे हैं ठीक है। तो अगर वो हाथ बढ़ा रहे हैं खुद अपना, तो आप खुद जाकर हैंडशेक की, ये दिखाता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और आप उस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के बेसिस पे एंटर करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को कभी भी डाउनग्रेड मत कीजिएगा।
अगर वो हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तो नो डाउट आप लोग भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी बढ़ा सकता है, महिला भी बढ़ा सकती है, पुरुष भी बढ़ा सकते हैं, पैनल का हिस्सा है। तो ये मत डरिएगा कि महिला में कैसे हाथ मिलाऊंगी, गलत ना समझ, ठीक है। गलत तब समझेंगे हाथ दबा बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, एटिकेट्स होते हैं, इनको ध्यान रखना होता है। और अपनी पोजीशन पर खड़े होकर जाकर, पोजीशन में कभी चेयर को भी पकड़ के मत खड़े हो, चेयर पकड़े खड़े हैं उस पर हाथ रख लिया या ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। चाहिए आपके हाथ में फाइल है तो फाइल पकड़ के ऐसे खड़े हो जाइए, अदरवाइज आप ये पोजीशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसे खड़े होना कंफर्टेबल फील होगा खड़े, ठीक है, शक्तिमान ये भी नहीं करना, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा डाउन एलिवेटेड फील कराना है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है कि अगर आप ऐसे भी खड़े हो जाओ तो 5 मिनट आपको खड़े रहना, वो आपको 2-3 सेकंड में ही बोल देंगे, ऑफर कर देंगे कि आप प्लीज बैठिए, ठीक है। तो बैठ जाइए। और सीट के ऊपर बैठने के बाद में जैसा कि मैंने बताया था, आपका पोस्चर बहुत स्ट्रेट रहना चाहिए, उसको ध्यान रखिएगा। पैर सबके सीधे रहने चाहिए, पैर चढ़ा के मत बैठिएगा कोई भी वहां पे, पैर सब स्ट्रेट रखिएगा। और जो शिविर करने की आपकी आदत होती है ना, कोई बंदा बैठा कर वाइब्रेशन मोड पे लग गया, तो वो सब नहीं चलेगा वहां पर। इन सब आदतों को अभी से सुधार लीजिएगा बिल्कुल, कि आप अगर थोड़ा घबरा भी गए, परेशान भी हो गए, तो आपकी बॉडी शिविर करने लगे, नहीं, एकदम नहीं। थोड़ी लंबी सांस लीजिए, उनसे टाइम मांग लीजिए, सर प्लीज मुझे 2 मिनट दे दीजिए, वो आपको 2 मिनट दे भी देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 2 मिनट नहीं, बोलते रहेंगे, अपना आपसे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। वो भी समझते हैं कि ये बंदा थोड़ा सा अभी हेजिटेट हो गया, नर्वस हो गया, और वो आपको पानी ऑफर करे ना करे तब भी पूछ लीजिएगा, सर पानी पी लूंगा, ठीक है, पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नर्वस एक्चुअल में हैं तो आप पानी पूछ सकते हैं उनसे, गलत इंप्रेशन बिल्कुल नहीं, ठीक। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, एक बार अगर आप सेटल हो गए और पहला क्वेश्चन आया और आपने उससे पहले क्वेश्चन में बात करी, उसके बाद सब बहुत नॉर्मल है, उसके बाद कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं, बस थोड़ी सी बहुत टेंशन या हेजिटेशन सिर्फ है, उसके बाद सब नॉर्मल है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी आपसे डरा हुआ है, पता नहीं है कहां से आया है, क्या बोल दे, किस तरीके से उसको टैकल करना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्या क्या मतलब मैं अगर पूछूं तो इससे क्या पूछूं, वो भी इस चीज को लेके प्रिपेयर होकर थोड़ी आया पूरा, वो भी तो वही रैंडमली डिसाइड करेगा सब कुछ है कि अगर आपने कुछ बोला तो मैं उस पर ये क्वेश्चन पूछ लूं, वो भी तो है इस तरीके से। लेकिन उसके पास एडवांटेज ये होता है, उसके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता। वही एक्सपीरियंस देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो लेके जाना वो वाला एक्सपीरियंस, और वो सब वहां पे जाके यूटिलाइज कर लेना अच्छे से। कभी ये फील ही मत करना कि पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो, कभी फील मत करना, इंटरव्यू तो चलते रहते हैं, यहाँ पे इतने सारे मॉक इंटरव्यूज होंगे, उससे सीखना। और आप लोग सब की एक पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियोस भी बनेंगी उन इंटरव्यूज, और उन इंटरव्यूज को आप लोग खुद जज करेंगे सारे के सारे कि आपने गलतियां कहाँ पे की, आपको खुद समझ आएगा। हम लोग सारे इंटरव्यूज देखेंगे बैठ के, क्योंकि हम लोग तो सामने ही बैठे हुए हैं, हमको पता आपने कहाँ गलतियां की। इसीलिए शीट जो बनाई जाएगी आपको मार्क्स लेने के लिए 2 तरीके की मार्किंग होगी इसमें, कि आपने कहाँ पर आपकी मेरिट्स क्या थी और आपकी डीमेरिट्स क्या थी। उन डीमेरिट्स पे डिस्कशन किया जाएगा और मेरिट्स के पे आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगला इंटरव्यू आपको इम्प्रूव कैसे करना है उस पर भी बात की जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें की जाएंगी। इंटरव्यू का मतलब सिर्फ इतना मत समझिएगा आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, ठीक है। जिनका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है पढ़ते आना, थोड़ा बहुत विशेष चीजें जो भी उसकी होती हैं पढ़ लेना। जिनका इतिहास है अगर मैं पैनल में बैठा हुआ और इतिहास आपने बोल दिया और नहीं भी बोलोगे तो मुझे तो पता ही है कि किसका ऑप्शनल है। और डेफ जो फॉर्म भरवाया जाएगा आपसे उसको बहुत सोच समझ के भरिएगा, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो पाएगी। डेफ का फॉर्म जो बेसिकली है वो आपके व्यक्तित्व को बता देगा। इंटरव्यू का पैनल का व्यक्ति आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो डेफ के आधार पर पूछेगा। अगर उसने पूछ लिया हॉबीज आपकी क्या है तो आप डेफ में लिख के आए हो पहले से, आप उससे अलग हॉबी मत बताइएगा। पहली बात तो जो आपने डेफ में लिखी है वही हॉबी बताइए। और अगर आपने कोई हॉबी लिखी है तो तैयार रहिएगा, वो प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको करवा भी सकता है। अगर आपने कोई ऐसी हॉबी लिखी, अगर आपने लिखी है पेंटिंग करना मुझे पसंद है तो कहेगा बनो जहांगीर, करवा देगा, वहीं पे पेपर दे देगा, पेन दे देगा, करवा भी सकता है। हाँ
लिखते रहते अगर लिख दिया आपने या कुछ भी लिख दिया तो आपसे पॉस्चर पूछ सकता है कि बताओ विरासत के फॉर्म में, सांस्कृतिक वैल्यूज के फॉर्म में इसके क्या पॉस्चर होते हैं, पूछ सकते हैं। तो अपनी हॉबीज ऐसी लिखिएगा कि वो कार्य को वहां पर ना करवा पाए। लिख दो कुकिंग। और कभी भी जो लोग भी क्रिकेट लिखते हो ना, कभी भी सिर्फ क्रिकेट मत लिखना। क्या लिखें? लिखना प्लेइंग क्रिकेट खेलना पसंद है, वरना वो पूछ लेगा सचिन का इतिहास आपसे, पूछ लेगा विराट कोहली की कितनी सेंचुरी हो गई, बता दोगे। लेकिन अगर उसने पूछ लिया ग्लेन मैक्सवेल ने कितनी मारी, तब फिर अटक जाओगे। क्रिकेट इंटरेस्ट है तुम्हारा, तुम्हें इतना नहीं पता, ठीक है? तो वो सब पूछ सकते हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, ऐसी हॉबीज डालें जो वो आप लोग तैयार होंगे जिसके बारे में आए होंगे, ठीक है? ऐसी विशेष चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। चलिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। नॉर्मल ज्यादा रहती है, सिलेबस के लिए जितना पढ़ा मैंने जितना पढ़ाया जो भी मेहनत में जितना पढ़ाया बात करेगा।